नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आज आप जैसे देख रहे हैं मुंबई स्टूडियोज में हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। आज दिल्ली से उन्होंने मुंबई की उड़ान भरी है और क्योंकि कल हम एक खास पेशकश भी ला रहे हैं उसके लिए भी, और आने वाले कुछ समय में आप अभिषेक को हमारे साथ यहीं पे ही देखेंगे। तो दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले 2.5 घंटे सभी स्टॉक्स जो कि खबरों में रहेंगे, ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीति और साथ ही कई सारी कॉल्स आपके सामने रखनी है और कहां पे दिखेगा एक्शन वो भी हम आपको बताएंगे। पर इससे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार के वो 4 बड़े ट्रिगर्स। तो अगर देखा जाए तो बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कल डाउ जोन्स में अभिषेक फिर से एक बार हमने उछाल देखा, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा तेजी तो नहीं दिखा रहा है, पर जी हाँ, कहीं ना कहीं अपने आप को 22,400 के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नतीजों के दम पे L&T, TVS मोटर्स यहाँ पे अनुमान के मुताबिक आए हैं नतीजे। ब्रोकरेजेस की तरफ से बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, पर आने वाले नतीजों में एशियन पेंट्स, SBI, BPCL, HPCL और PNB के नतीजों पर रहेगी नजर। इसके अलावा आज डिफेंस काउंटर्स पे भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे नोमेरा की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। 2 काउंटर्स खास तौर से BEL और HAL पे आपको रखनी है नजर, जहां पे नोमेरा ने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है और लक्ष्य बढ़ाया है। तो इन दोनों ही काउंटर्स पे फोकस हमारा बना रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल बाजारों की बात करते हैं कि ग्लोबल बाजार किस तरीके से देखने को मिले। पर अभिषेक, उससे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने दिल्ली से मुंबई आप आए हैं, क्या कुछ चेंज दिख रहा है? खास तौर से मौसम वहाँ सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सृष्टि, वहाँ गर्मी है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है ना, तो उसके चलते यहाँ फील ज़्यादा होता है। बट अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जो दिल्ली में मौसम है ऑलमोस्ट यहाँ पर भी वैसा ही है, बस ह्यूमिडिटी वाला एक फैक्टर है। अदरवाइज तो मुंबई मुझे पसंद ही है। हाँ, बिल्कुल मुंबई पसंद है और हमें भी आप पसंद है कि आप यहाँ पे स्टूडियोज में हमारे साथ रहेंगे। पर अभिषेक, भारतीय बाजार और ग्लोबल बाजारों को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कल फिर से एक गिरावट हमने आती हुई देखी। होल्ड तो कर रहे थे अपने आप को इंडेक्स, पर काफी वॉलेटाइल थे। आज के लिए ग्लोबल बाजार किस तरीके से संकेत दे रहे हैं? क्या जो थोड़ा बहुत हम कल रिवर्सल देख रहे थे उसमें ग्लोबल बाजारों का कुछ हाथ आज देखने को मिल सकता है? थोड़ा सा हाथ सृष्टि देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए डाउ पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि कमर कस के तैयार है कि नहीं, नीचे नहीं जाना है। कल भी शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन कमजोरी के बाद फिर डाउ में या नेस्डेक में थोड़ी सी हमने लोअर लेवल से ठीक ठाक बाइंग देखी। डाउ कल 172 अंक ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। लगातार ये छठा सत्र रहा तेजी का। और 2024 में ये एक गौर करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि 2024 में ये तेजी का सबसे बड़ा दौर है। अच्छा, एक चीज वहां पर क्या हो रही है कि वहां पर भी जो नतीजे आ रहे हैं वो बाजार के मूड को, बाजार के मोमेंटम को जरूर इंपैक्ट कर रहे हैं। हालांकि S&P 500 की जो कंपनियों के नतीजे आए हैं 80% के आसपास वो अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि कल उबर के नतीजे आए, अनुमान से कमजोर नतीजे रहे। गाइडेंस को लेकर भी थोड़ी टेंशन रही। उबर के शेयर में 6% की हमने भारी भरकम गिरावट देखी। इसके अलावा दूसरी तिमाही के लिए टेस्ला ने गाइडेंस घटाया है, तो टेस्ला के शेयर पर भी 2% के आसपास ही कमजोरी रही। और हमने देखा कि जो टेक हेवी कंपनियों का जो खेमा है नेस्डेक, वहां पर हमने प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा। डाउ तो रिकवर कर गया, ग्रीन टेरिटरी में अच्छे से चला गया। 172 अंक ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुआ, लेकिन हमने नेस्डेक में कमजोरी देखी। आज जो है वीकली बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर अमेरिका में नजर रहेगी। दरअसल जो फेड के ऑफिशियल्स है उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई जब तक 2% के लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती तब तक दरों में कटौती नहीं होगी। यानी कि ये मान के चलिए कि अभी दरों में कटौती को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। जून तक हम कटौती की उम्मीद करके पहले चल रहे थे, हालांकि वो सारी चीज़ें अब डिस्काउंटेड हो गई हैं। अब कम से कम मान लीजिए कि सितंबर से पहले तक अमेरिका में रेट कट नहीं आने वाला है। ये हमें देख के लग रहा है, और जो स्टेटमेंट आ रहा है फेड के ऑफिशियल्स की तरफ से वो भी यही संकेत दे रहे हैं। अगर हम यूएस की 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड देखें तो वो है 4.5% के आसपास। वहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 106 के आसपास का डॉलर इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट है, कोई खास वहाँ पर हलचल नहीं है। 22,385 के आसपास कारोबार कर रहा है। और
बाकी जो बाजार हैं, चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार या फिर जापान के बाजार, वहां पर चौथाई से आधे % की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। तो एशिया से तो कह सकते हैं कि अगर गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी सपोर्ट है, मिक्स्ड क्यूज ओवरऑल हम कहेंगे। अच्छा, क्रूड की बात कर लें। अमेरिका में जो इन्वेंट्री के आंकड़े जो आए हैं वो थोड़े से घट के आए हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड में थोड़ी थोड़ी सी निचले स्तरों से हल्की सी बाइंग आई है और ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो कारोबार कर रहा है $84 के आसपास। तो क्रूड में हल्की सी बदलाव है। एशियाई बाजार मिक्स्ड हैं। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि सपाट ही कारोबार कर रहा है पॉजिटिव बायस के साथ। बाकी बाजारों में हल्की हल्की तेजी है, लेकिन डाउ ऊपर, नेस्डेक नीचे। ओवरऑल ठीक ठाक ही, बहुत ना तो बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत एनकरेजिंग नहीं है साइंस, लेकिन ठीक ठाक ग्लोबल बाजारों से आज के लिए संकेत हैं। अच्छा, अब यहाँ से अब यह चलते हैं कि आपके लिए FIIs के और DIIs के संकेत कैसे हैं, और इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी हम बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने आंकड़े भी रखेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आज आपके बाजार में करना क्या है। आज बात करें तो निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी होगी, उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन FIIs की अगर हम बात कर लें तो कल का जो सत्र रहा वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा शेक करने वाला रहा। कैश मार्केट में करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हमने देखी। उसके प्रीवियस सेशन में करीब करीब 3,500 करोड़ का था। उसके प्रीवियस सेशन में करीब 2,2200 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ये सेल ऑफ जो है कैश में FIIs की बढ़ रही है, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। DIIs की बात करें, अच्छी चीज बस ये है कि जो FIIs बेच रहे हैं वो DIIs हाथों हाथ ले रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। कल हमने करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की DIIs की बाइंग देखी। उसके पहले 2,300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी, उसके पहले 1,700 करोड़ की, तो 700 करोड़ की। तो बीच में जो थोड़ा सा क्वांटम थोड़ा सा सुस्त पड़ रहा था, वहां पर हम देख रहे हैं कि फिर से DIIs की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब FIIs के लॉन्ग होल्डिंग को जरा समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, बताइए किस तरह के संकेत हैं FIIs की लॉन्ग होल्डिंग से? देखिए, FIIs की पोजीशनिंग थोड़ी कम हुई है और जो बार बार अभी आप DIIs के बारे में बोल रहे हैं कि DIIs संभाल रहे हैं, DIIs संभाल रहे हैं, सर DIIs संभाल तो रहे हैं, लेकिन DIIs बाजार को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं। और मैं आपको कई दिनों से बात बता रहा हूँ कि अगर आप DIIs की लॉन्ग होल्डिंग चेक करेंगे वो 39% है। कैश अलग चीज़ होती है, होल्डिंग्स अलग चीज़ होती है। आप मेरे से पूछेंगे इंपॉर्टेंस फिर किस चीज़ की होती है? इंपॉर्टेंस होल्डिंग्स की होती है, कैश की नहीं होती है इंपॉर्टेंस। कैश तो से एडजस्टमेंट्स है, इसके अंदर हज़ार चीज़ें इंक्लूड है इसके अंदर, कि क्या बेचा और क्या खरीदा है। नेट में क्या पोजीशनिंग मार्केट के अंदर लेके खड़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो DIIs पिछले 15-20 दिन से 38 से 39% है। और मैं बोलूँगा ना तो DIIs ने तेज़ी में पार्टिसिपेट किया, ना ही मंदी में पार्टिसिपेट किया। और मैं कई बार आपको ये नोटिस करवा चुका हूँ कि दो बड़े खेमे हैं इस सब मार्केट के अंदर जो एक्सट्रीम एक्टिव हैं, और उन्हीं की एक्सट्रीम एक्टिवनेस से विक्स एक्टिव हुआ है, और उनकी एक्सट्रीम एक्टिवनेस से बाजार के अंदर ये जो फील गुड फील बैड हो रहा है ना, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। वो है रिटेल और FIIs के अगर आप होल्डिंग चेक करेंगे तो करीब 40% से नीचे खिसकी हुई है, वो है 38% के अराउंड। और वैसे आप चेक करना चाहें कि हाँ जी कितनी एवरेज तक गिर जाते हैं ये, यानी कि कहाँ तक बाजार में माल बेच देंगे, तो मैं एवरेज बता देता हूँ 15 से 20% के बीच में आ जाते हैं। होने को तो ये 10 से भी नीचे है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बनता है, तो इसलिए मैं 15 से 20% ही मान के चलता हूँ। अब आप 38% पे हो, 18% FIIs ऑन एन एवरेज बेसिस पे लाने के लिए इसको और माल बेच सकता है। आप डेली बेसिस पे 5% भी माल बेचते हो, और अगर DIIs होल्डिंग कर देते हैं तो बाजार वैसे नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सेंटिमेंटली काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी नोटिस करने वाली हैं। कहने को 3 ही तो नंबर हैं, क्या इन 3 नंबर्स में, लेकिन इन्हीं 3 नंबर्स में पूरा सार छुपा है FIIs का। और आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर आप वोबली प्लेट दिखा पाएँ जिसमें कैश के अलावा इंडेक्स ऑप्शंस में भी कल उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का माल बेचा है, तो जब वो कैश और इंडेक्स ऑप्शंस में माल बेचे, मैंने कई बार आपके सामने बात रखी है कि वो रेजिस्टेंसेस को पक्के कर देते हैं, वो बाजार को ना बहुत तेज़ी से चलने नहीं देते। एक और मेरी प्रॉब्लम है जो मार्केट के अंदर मेरे को FIIs के नंबर्स में दिखती है, वो ये है कि भाई आपका कट जो है ना थोड़ा सीवियर कट है। आप 1% से नहीं घटा रहे और बढ़ा रहे,
आप घटाते हो, आप 4-5% साफ कर देते हो एक ही दिन में, और आप जब आते हो तो आप 6-7-8% से एक साथ आ जाते हो। ये जो मार्केट का मूव है ना, ये बहुत ही वॉलेटाइल है और इससे काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस को या फिर पोजीशनिंग को हेज करने में या रखने में दिक्कत हो रही है। तो ये एक आपको इससे जूझना पड़ेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब एफआईएस को थोड़ी जाके समझाएंगे, वो ना हमारी बात मानेंगे भी, तो करेंगे अपने तरीके से काम, बट उनके काम करने के तरीके को हमको अपना लेना है कि वो काम कर कैसे रहे हैं। ठीक, तो बस ये पॉइंट मेरा नोटिस करने का। मैं एक चीज़ और अब क्लियर कर दूं, रिटेल की होल्डिंग 61% लॉन्ग हो चुकी है और मेरा डर यही होता है कि रिटेल के पास अगर माल ज़्यादा पड़ा रहा तो उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है और फिर कचरते जाते हैं, फिर वो देखते नहीं है वो कौन से लेवल्स तोड़ रहे हैं। कल आप देखो ना, बैंक निफ्टी को फिर से तोड़ा ना। अगर निफ्टी तो 302 पे इसलिए बंद किया क्योंकि वो 50 दिन की एवरेज है और बिल्कुल फ्लैट बंद किया, पॉइंट्स में भी चेंजेस नहीं आए। लेकिन अगर आप वैसे बैंक निफ्टी को देखोगे, उन्होंने 48,200 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी और आप ये सारी चीज़ें ना क्लब करके देखना। खाली कैश का नंबर देख के, खाली किसी और चीज़ का नंबर देख के हम एक राय नहीं बना सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल समग्रता में आपको देखना चाहिए कैश के आंकड़ों के साथ पोजिशनिंग की तरह किस तरह से बन रही है, लॉन्ग होल्डिंग कैसे आ रही है, उसके साथ ही इन टोटलिटी जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो सही पिक्चर सामने निकल के आएगी। लेकिन अब निफ्टी पर आते हैं। कल हमने सत्र देखा, बड़ा दिलचस्प सत्र था। रिकवरी लोअर लेवल से करीब 100-125 अंकों की आई। हालांकि प्रीवियस सेशन में जहां पर बाजार बंद हुआ था कल भी हमने उसके आसपास की ही बिल्कुल क्लोजिंग देखी। ऐसा देखने पर लग रहा था कि कोई चेंजेस हुए नहीं शायद। लेकिन निफ्टी 22,300 के आंकड़े को पकड़ के रखा कल बाजार ने। आप ये बताइए कि जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं वो क्या करें, जिनको फ्रेश लॉन्ग करना है, क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रीस्टोर हुआ है? देखिए, कल के मार्केट को देखने के बाद ना मेरे मन में दो ख्याल आते हैं कि मैं इसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। एक तो फ्लैट बंद हुआ, अच्छा बुरे की डेफिनेशन इसने खत्म कर दी। दूसरा पॉइंट, ये अब सिर्फ नजरिए पे आके आया कि अच्छा है या बुरा है। कल के मार्केट को बोलता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं। कल आप अभी बोला आपने कि हल्का सा पुल बैक आया मार्केट पर और हमने खुल्लम खुल्ला कल कहा था कि आप शॉर्ट मत करना, 20% आपको लेना है ले लो। आप कल 70 पॉइंट गैप डाउन हुए थे, वापस मार्केट ने रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद वो हरे निशान में पहुंचा और करीब 70 पॉइंट ही चला। लेकिन इस रिकवरी को क्या एक दमदार रिकवरी बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ये बाजार ऊपर आया तो फिर ऊपर आके कंटिन्यू क्यों नहीं किया इसने? ये बाजार अगर ऊपर आया तो इसने फिर शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं करके दिखाई? कल उसके बाद बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन था, बैंक निफ्टी को साथ में जोड़ के क्यों नहीं लेके आया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी खड़े हैं बाजार के सामने कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। लेकिन हाँ, अच्छी चीज ये है कि बाजार ने अपने डिप को भी गहरा नहीं किया और सिर्फ वहीं रखा। इसलिए मेरे को ये बात बताने में बड़ी हिचक सी हो रही है कि मैं इसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। अगर फिर भी आप मेरे से बोलेंगे सर 1 पॉइंट से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो मैं बोलूंगा 1 पॉइंट से अच्छा हुआ है। एक तो हमने 50 दिन की एवरेज को रोक रहे हैं, सेकंड डे है जब हम 50 डेज की एवरेज के आसपास जूझ रहे हैं और कल जूझता हुआ बाजार आपको दिखा। कल फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसी बार दिख रहा था मार्केट में, वो तलवार निकाल के फाइट करने वाला जो फाइटर होता है ना, वो कुछ कुछ वैसे फाइट करने वाले मूड में था। बट उसके बाद सपोर्ट नहीं है, वो थोड़ा कमजोर खिलाड़ी है और दुश्मन सामने काफी बड़ा है, तो इसलिए उसको पार करने में बहुत मेहनत लग रही है। बट जूझने वाला फैक्टर कल मार्केट के अंदर दिखा। अब जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें? जिनके पास पोजीशंस है, हमने आपको 3 चरण के स्टॉप लॉस दिए थे। पहला 22,400 का स्विंग का, उससे आप ऑलरेडी फ्री हो और आपने पैसा बना के आप निकले हुए हो। 22,200 का अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो और 22,000 का भी स्टॉप लॉस लगा के रखो। वजह मैंने आपको बहुत क्लियर से बताई हुई है। बाजार गिर तो रहा है, लेकिन गिरते समय एफआईएस की होल्डिंग इतनी भी कम नहीं होगी कि बाजार को बोला जाए कि हाँ यहाँ से खत्म हो रहा है। दूसरा, पुट कॉल रेशो ठीक है। तीसरा, कोई ना कोई लीडर आ रहा है। कल रिलायंस आ गया ना आपको बचाने के लिए, तो कोई ना कोई और आ रहा ही है। और अभी भी अर्निंग्स चल रही है, 15 तारीख तक अर्निंग्स चलेंगी, तो कोई ना कोई आके बीच में आपको हेल्प जरूर करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 22,200 22,000 को जल्दी जल्दी बाजार तोड़ेगा नहीं, लेकिन क्या चल जाएगा उसको लेकर मेरे मन में अभी भी डाउट चल रहा है। 22,400, 550, 650 ये रेंज है। जिनके पास पुरानी पोजीशंस पड़ी है, लेवल्स आपको मैंने बता दिया, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना। और जो नए वाले आना चाहते हैं, जितना 22,200 के आसपास खरीदेंगे उतना बेहतर है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा लेना 20-30 पॉइंट का, और अगर 100 पॉइंट मिलते हैं तो इससे बुरा सौदा क्या हो सकता है। और एक और बात, बाजार को अच्छा और बुरा कहना हमें थोड़ा बंद करना पड़ेगा। क्या है,
मार्केट का नेचर ऐसा हो गया है 17 के विक्स के आसपास आके, हमारी आदत नहीं है इस तरह के मार्केट को देखने की। हम तो 3 दिन डिप देते थे, अगले दिन चौथे दिन तेजी आ जाती थी। अब हमारी आदत नहीं रही है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए पैनिक हो रहा है। 10 शेयर F&O बैन में ऐसे नहीं आ गए, ये यही एंजाइटी मार्केट की शो कर रही है आपको। ठीक है, तो देखना ये होगा कि बाजार में अब लीडरशिप कैसे आती है। रिलायंस ने तो कल अपना काम किया, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, फिर भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ रिलायंस बंद हुआ और सपोर्ट करने का काम किया। रिकवरी में बाजार की मदद की रिलायंस ने। डिप्पी, शॉर्ट वाले क्या करें, कौन से लेवल्स का वो इंतजार करें जहां पर उनके लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर ना करें, दूर रहें, उसी भलाई है? देखिए, दूर रहे अभी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट दे भी नहीं रहा। कल अगर आपने देखा तो कल तो गैप डाउन हुए थे, अगर आपने शॉर्ट किया तो उल्टा आप पैसा खवा के गए। कहने को बाजार फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन आपका पैसा चला जाता अगर आपने शॉर्ट किया तो। लॉन्ग करने से भले आपका पैसा नहीं बना, वो कोई अलग बात है, लेकिन शॉर्ट करने से तो पैसा चला जाता। तो इसलिए मैं बोलूंगा अभी इस लेवल पे आके तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, मैं उनके टारगेट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। 22,200 और 22,000 जो सपोर्ट है वही उनके टारगेट बनेंगे, और 450 का स्टॉप लॉस लगा के रखना। जैसे मार्केट 450 पार करेगा, फिर शॉर्ट कवरिंग शुरू करवाएगा, तो आपको 450 का एक स्टॉप लगाना है। अदरवाइज फिलहाल तो भी रुके, शॉर्ट नया तो कुछ ना करे, पुराना कर रखा तो ठीक है, कंटिन्यू कर जाओ। तो नए शॉर्ट्स की यहाँ पे सलाह नहीं है। पर डिम्पी, अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। कल वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली, करीब 250 अंकों की से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ। यहाँ पे कैसे देखे ढूंढे जाएं लॉन्ग के मौके, कौन से वो लेवल्स रहेंगे और डेटा क्या बता रहे हैं? देखिए, डेटा के हिसाब से मैं सिर्फ बात रखूंगा अपनी, और डेटा तो ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, और हमने कल बात होते हुए भी देखी है। देखिए, बैंक सपोर्ट की जहाँ तक बात आती है ना, तो आपको जैसे 3 चरण के स्टॉप लॉस दिए गए हैं, जैसे 400, फिर 200, फिर 22,000, तो उसमें से एक ही गया, निफ्टी का एक ही गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने 2-3 स्टॉप लॉसेस को एक साथ साफ कर दिया। एग्जाम्पल, 48,800 बेट से ही 48,500 तोड़ दिया, 48,300 तोड़ दिया, और कल 48,000 के मुआयने पर आके खड़ा हो गया। तो बैंक निफ्टी को ना नीचे गिरने में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा लीडरशिप का क्राइसिस है, एक साथ सब लोग नहीं आ पा रहे हैं, और सभी लोगों की एक साथ ज़रूरत है। आप बोलेंगे कल HDFC नहीं चल रहा था, लेकिन SBI तो चल रहा था, तो खाली SBI का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे को HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और SBI, ये चारों का कॉम्बो चाहिए मेरे को इस दलदल से बाहर आने के लिए। तो जब तक हम इन चारों 3-4 बड़े शेयरों का कॉम्बिनेशन नहीं चाहते, तब तक मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आएगा। एक और चीज़, वैसे रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से IT जब तक चलता रहेगा ना, ये बैंक में बनेगा भी नहीं। तो ये बात भी आप नोटिस रखना। जिस दिन आपको लगे ना कि थोड़ा IT थोड़ा हल्का कमजोर हो रहा है, बैंकिंग में कंसोलिडेशन हो रहा है, उस दिन इंट्राडे स्विंग के लिए बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस आएगा। रही बात लेवल्स की, 47,800, 48,000 एक अहम सपोर्ट एरिया, 48,000 पे आसपास हम बंद हुए हैं। आज ज़्यादा नुकसान नहीं होता तो हम शायद इसी लेवल को मेंटेन भी कर जाएंगे। पुट कॉल रेशो अभी महंगी, अब सस्ती नहीं रही है। कल पुट कॉल रेशो बढ़ी है इसकी, जबकि बाजार नहीं बढ़ा, बल्कि PCR बढ़ गया, तो फेयर वैल्यू हो गया वापस से। ठीक, तो ये बस यही पॉइंट है कहने के लिए। और ताज़ा खरीदारी करना चाहते हैं तो 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा लो, और 47,800 का। बट मेरा कन्विक्शन कम है। अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, आप निफ्टी पे पहले करो, बैंक निफ्टी में बाद में करो। बैंक निफ्टी को हील होने में, ठीक होने में भी समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में। पर डिम्पी, अगर लॉन्ग नहीं करना है तो क्या यहाँ पे शॉर्ट के भी मौके तलाशें, या फिर वहाँ पे भी जो कन्विक्शन है वो उतना नहीं आ रहा है? कई बार ऐसा मौका होता है कि जब आप लॉन्ग नहीं कर रहे हैं तो शॉर्ट करने के मौके भी नहीं होते हैं बाजार के अंदर। बोलेंगे फिर एक तो कुछ तो होगा, या तो शॉर्ट करो या तो लॉन्ग करो। आप ऐसे कैसे चुप करके बैठ जाते हो कि आप बोलते हो कि शॉर्ट मत करो? देखो, शॉर्ट करने के लिए मैं मना इसलिए बताता हूँ, एक तो आपके नेचर का नहीं है शॉर्ट करना। रिटेलर्स के तो खासकर उनको शॉर्ट करने आता नहीं है, और वो टिपिकली लॉन्ग करके पैसा बनाते हैं। पहला पॉइंट, दो नेचर में नहीं है। दूसरा पॉइंट, मार्केट का बुल रन का फेज खत्म नहीं हुआ, ये तो कंसोलिडेशन और हल्की सी एडजस्टमेंट्स है, तो बुल फेज खत्म नहीं है। बुल फेज की पहली पहचान होती है किसी भी दिन अच्छी खबर आ गई, देखेगा नहीं 1000 पॉइंट ऊपर ले आएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मार्केट के अंदर वैल्यूएशन के नाम से भी, क्योंकि आप करेक्ट होके यहां तक आ चुके हो, तो यहां पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड भी खराब करता है, इसलिए मैं शॉर्ट करने से मना करता हूं। ऐसा नहीं कि बाजार वीक नहीं है, बाजार तो वीक है, लेकिन शॉर्ट करके ज्यादा बड़ा पैसा बन जाएगा ऐसे चांसेस कम है, इसलिए मैं शॉर्ट करने से फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी को मना कर रहा हूं। हाँ, बाइंग ऑन डिप करो, आपको स्विंग ट्रेड करना है वो करो, 200 पॉइंट की गेम खेलने मार्केट के अंदर वो आ जाओ, लेकिन आप ऐसा सोचो कि मैं शॉर्ट कर दूं और लगातार बाजार गिरता रहे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा अभी।
ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं मिल रही है और इसी तरीके से आप अपनी पोजीशनिंग करें। आपके सामने डेटा के दम पे पूरी तरीके से आंकड़े रख दिए हैं कि बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग से भी बचना है और थोड़ा सा जो है आपको शॉर्ट से भी बच के ही चलना है। पर अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि एफएनओ बैन में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये जो लिस्ट है वो दिन प्रतिदिन हम बढ़ते हुए ही देख रहे हैं और अब जो है 10 स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल हैं। क्योंकि एक बार नाम आपके सामने रख दे तो एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, जीएमआर इंफ्रा, आइडिया और साथ ही पीएनबी और सेल, साथ ही जी एंटरटेनमेंट, इन सबको हमने देखा था। पर एडिशन के तौर पे देखें तो अब कैन बैंक भी इसमें शामिल हो गया है। साथ ही पीईएल, ये दोनों ही काउंटर्स जो हैं इनके नतीजे आए थे। कैन बैंक में भी कल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। पीईएल आज अपने नतीजों के बाद जो है रिएक्ट करेगा। पर ध्यान रखिए कि दोनों ही काउंटर्स जो हैं बैन लिस्ट में शामिल हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। उनसे सबसे पहले समझेंगे उनकी आज की रणनीति और साथ ही ढेर सारी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी उनसे लेंगे। स्वागत करना चाहेंगे अंशुल जैन, अवनी भट्ट और आयुष मेहता का। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड अवनी, सबसे पहले आपसे आपकी आज की रणनीति समझना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग सृष्टि, डिम्पी, अभिषेक, ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, निफ्टी का तो जो कल क्लोजिंग आया है बिल्कुल 5 पैसे का भी फर्क नहीं है। और ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी देखे तो 1% का एडिशन है जो कि मिक्स हो सकता है लॉन्ग एंड शॉर्ट एडिशन का। कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। बट लेवल वाइज देखे तो 22,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे के लिए अगर हम मौके देखते हैं तो 22,200 के करीबन हम एक खरीदारी का ट्रेड बना के ऊपर के तरफ 22,350 से 22,400 तक का टारगेट निश्चित कर सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,140 का। तो व्यू ऐसा है कि पोजिशनल बेसिस पे 22,200 के नीचे बंद देता है तो मार्केट खराब हो सकता है। और इंट्राडे में स्विंग अगर 22,140 के नीचे होता है तो वहां पे फिर शॉर्ट्स के मौके हम ढूंढ सकते हैं। अगर ये 22,140 इंट्राडे में टूटता है तो नीचे की तरफ हमें 22,050 और 22,000 के जो टारगेट्स है वो नजर आ सकते हैं। और ऊपर के तरफ 22,400, 450 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर आज की एक्सपायरी निकलना बहुत मुश्किल है। तो जो मौके ढूंढेंगे लॉन्ग के तरफ ढूंढेंगे 22,200 के करीबन, 22,140 का स्टॉप लॉस रहेगा और 22,300 और 350 के टारगेट्स रहेंगे। ये है इंट्राडे का ट्रेड। अब बैंक निफ्टी में देखें तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वो ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हुआ है कि यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही इक्वल प्रोबेबिलिटी है। बट अगर हम पोजिशनली देखें तो 48,000 के नीचे अगर बंद होता है तो बैंक निफ्टी खराब हो सकती है। नीचे 47,600 का पहला स्तर रहेगा और उसके नीचे फिर 47,300 तक आ सकता है। और इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो 47,700 का लेवल अगर स्विंग लो ये तोड़ता है तो उसके नीचे हम शॉर्टिंग के मौके देख सकते हैं। 47,300 का टारगेट रहेगा और ऊपर 48,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट इसमें बैंक निफ्टी में जहां तक हो सके मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए ट्रेड्स। निफ्टी में हम मौके ढूंढ सकते हैं। निफ्टी बैंक को आप अवॉइड कीजिए ट्रेड के लिए, लेकिन निफ्टी में ट्रेड बनेगा, लेकिन वो कंडीशनल कॉल है, वो ध्यान दीजिएगा। 22,200 के आसपास आपको लेना है, 22,140 के स्टॉप लॉस के साथ और 22,350 के टारगेट होंगे। अच्छा, 22,140 अगर ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस अगर वो टूट जाता है तो फिर 22,050 के आसपास तक के भी हम स्तर देखेंगे। फिर वहां पर आपके लिए शॉर्ट के मौके खुल जाएंगे। अभी आपको लॉन्ग का ट्रेड दिया जा रहा है 22,200 पर बाई करने के लिए। अब चलिए अपने सभी मेहमानों से ये समझ लेते हैं कि आज के लिए शेयरों में आपके लिए मौके ट्रेड करने को लेकर कहां पर है, और इसकी शुरुआत करेंगे हम अंशुल जैन के साथ। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर आज कौन से हैं, किस साइड का सौदा है, तेजी करेंगे? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। देखिए अभिषेक जी, शुरुआत में डिम्पी जी ने कहा है कि यहाँ पे लॉन्ग करें ना करें, शॉर्ट बिल्कुल ना करें। अवनी जी ने 2 लेवल दिए हैं, 22,200 और इंटरडे लेवल पे 22,140 का मेजर सपोर्ट है।
यहाँ से बाउंस बैक करने की उम्मीद है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा और सपोर्ट दे देता हूँ डेटा के सहारे, जो डिम्पी जी ज्यादा अच्छा देखते हैं। एफआईआई के देखिए, अगर 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा शॉर्ट जाते हैं फ्यूचर्स पे तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ 51,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट है तो वहां से क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप पूरे डेटा को कंबाइन करें फ्यूचर प्लस ऑप्शन के नेट बेसिस पे देखें, तो जब जब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट जाते हैं एफआईआई, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। और परसों के सेशन में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, कल के सेशन में थोड़े से कवर होके 4.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, तो अभी भी हम लोअर एंड पे हैं, नेट ओवरसोल्ड की तरफ ही ज्यादा है। तो यहाँ से शॉर्टिंग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बचती है मार्केट में। अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो मार्केट में बहुत तेजी से अपसाइड दिखेगी। तो और ऑप्शंस पे देखें तो 22,200 से 22,300 के बीच में जो आउट द मनी पुट्स हैं, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, तो यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट बनता है कि 22,200 22,300 का लेवल एटलीस्ट एक दो सेशन में टूटना काफी मुश्किल है। तो चूंकि हम ओवरसोल्ड कंडीशंस में हैं तो यहाँ से तेजी ही करनी चाहिए। पहला बाई कॉल रहेगा हिंदुस्तान कॉपर पे। पिछले 8 दिन में देखें तो 23 मिलियन से बढ़ के जो ओपन इंटरेस्ट है वो 34.5 मिलियन हुआ है, यानी 10-11 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। कल के सेशन में डेली चार्ट पे देखें तो एक इनसाइड बार की कैंडल है, लेकिन लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो एक हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसे ही स्विंग हाई क्रॉस होगा, यहाँ पे 10 मिलियन जो शॉर्ट्स हैं, लेट शॉर्ट्स हैं, ये अपनी कवरिंग करने आएंगे। तो हिंद कॉपर 370 रुपए में बाई करना चाहिए, 364 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 380 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा बाई कॉल दूंगा M&M फाइनेंस पे। पिछले 17 दिन में देखें तो 22 मिलियन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 37 मिलियन हुआ है। हेवी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई बेयर्स को कि प्रीवियस मंथ लो पे परसों भी हैमर बना था, कल भी हैमर बना था, तो हमने 2 कैंडल से उसको रिजेक्ट किया है। यहाँ भी अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है ऊपर में तो ये जो शॉर्ट्स बने हैं 15 मिलियन के, ये एकदम से नर्वस होकर शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। तो M&M फिर बाई करना चाहिए 255 रुपए में, 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और 265 का मिनिमम टारगेट रहेगा। 265 क्रॉस करते हैं तो फिर 280 तक ये स्टॉक बहुत आराम से टेस्ट कर सकता है। तो हिंद कॉपर और M&M फिन में बाइंग करना चाहिए, इसमें बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हैं और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। हिंदुस्तान कॉपर पहला शेयर आपके लिए, इसमें आपके लिए टारगेट बनेगा 380 रुपये का और स्टॉप लॉस 364 का। और M&M फाइनेंशियल, कल हमने देखा था कि रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी आई थी M&M फाइनेंशियल में। आज आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 249 रुपये का और टारगेट होगा 265 रुपये का। अब चलेंगे आयुष जी के पास। आयुष जी, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी दोनों पैनलिस्ट सब एक्सपर्ट के साथ सहमत हूँ कि बाय ऑन डिप्स की हमें रणनीति रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से 2 बाय कॉल होंगी। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा ICICI प्रू के ऊपर। अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया और उसने जो बॉटम बनाया अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास बनाया है। जैसे इंट्राडे चार्ट में इसने कल के सेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया और एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस एक मंथली चार्ट पे पैटर्न का फॉर्मेशन भी है। तो ये सारा डेटा काफी पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है ICICI प्रू को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 615। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 574 का है। सेकंड स्टॉक है मेरा बायोकॉन। बायोकॉन में हमने कल के सेशन में एक अच्छी रैली देखी, मुझे लगता है यहाँ से ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसके मंथली चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है, प्लस एक पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने आपको वेल प्लेस रखा हुआ है। तो मुझे लगता है बायोकॉन को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 325। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 299 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो एक शेयर है बायोकॉन। मेरे को ये शेयर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है आयुष भाई। असल में हमारा ये मानना है कि इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी हो सकता है। बीच में हमारा कन्विक्शन बहुत हाई था जब ये आया नया, हल्का सा डिप हुआ, लेकिन कल इसने वो सारा हमारे मन का जो डाउट थे वो फिर से क्लियर कर दिए। कल गिरते हुए मार्केट में भी करीब 4% ऊपर था। अच्छा आयुष, एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ? जी पूछिएगा। ठीक है आयुष भाई, आपकी शादी को 1 साल हो गया पूरा? क्योंकि मेरे को याद आ रहा है शायद इसी समय के आसपास आपकी शादी थी। It's been 6 months सर। अभी 6 मंथ हुए हैं? ओके ठीक है, डन। बस मेरे को ऐसे याद आया एकदम से, आपका चेहरा देखा, मेरे को लगा वो आपने जो इनविटेशन भेजा था, अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया, लेकिन हमने बधाइयाँ भेजी थी आपको, तो इसलिए बस मेरे को पता करना था कि वो अभी 1 साल तो नहीं हुआ उस बात को। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ का एंजॉय कीजिए आप। बायोकॉन आपकी तरफ से, ICICI प्रूडेंशियल है आपकी तरफ से, अंशुल जैन कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर है, इस पर ध्यान रखिएगा, और एक M&M फाइनेंशियल उन्होंने दिया। शेयर आज झटके आ रहे हैं सारे के सारे।
ऐसा नहीं है कि लीग वाले शेयर हैं, इनके पीछे मेहनत की हुई लगता है सभी शेयर्स के पीछे। अवनी भट्ट से जानते हैं और अवनी के ट्रेड भी समझते हैं। अवनी जी जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? तो डिम्पी जी आज क्योंकि जो व्यू है वो पॉजिटिव व्यू है, इसके लिए आज 3 बाय ट्रेड्स रहेंगे। एक है डिफेंस सेक्टर से, पहला ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो HAL में हमने देखा है कि फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग दिखी है करीबन 1% की, और कॉल राइटिंग पोजीशंस में काफी अनवाइंडिंग दिखी है अक्रॉस स्ट्राइक्स, राइट फ्रॉम 3800, 3950 और 4000 के कॉल्स में। तो एक सपोर्ट बेस फॉर्मेशन हो चुका है अराउंड 3800 के पास। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे जो करंट लेवल पे खुलेगा वहां पे, और नीचे थोड़ा सा डिप मिल जाए तो 3800 तक ऐड कर सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 4045, और वो अगर क्रॉस करता है तो ये ट्रेडिंग टारगेट क्रॉस करने के बाद में एक पोजिशनल टारगेट रहेगा 4150 का, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 3670। मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा मेटल पैक से जिंदाल स्टील। तो जिंदाल स्टील में हमने देखा है कि कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक चला है, और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। एंड फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन दिखा है 1% के करीबन, और ये कंसोलिडेट काफी किया था 910 से 915 के रेंज में। मार्केट में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये स्टॉक ने ये जो रेंज है वो ब्रेक नहीं किया है, और इस कंसोलिडेशन के बाद चलने के बाद बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से ये तेजी काफी अच्छे से कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इसको 943 और थोड़ा बहुत डिप मिल जाए तो 940 तक इसमें ऐड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 985 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 925। और तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो ऑटो सेक्टर से रहेगा मारुति। मारुति में हमने देखा कि 13,000 एक बार टच करने के बाद में काफी उसमें गिरावट देखने मिली थी, करीबन 800 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिली थी, और उसके बाद अब कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक फिर से कल रिवर्सल्स की साइन दिखा रहा है। फ्यूचर्स में भी हमने 4% की शॉर्ट कवरिंग देखी है। तो इसमें हम 12,540 से 12,500 के बीच में इसमें एक्यूमुलेट करेंगे। इसका फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 12,980 का, और एक पोजिशनल टारगेट रहेगा 13,100 का। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 12,240 का। ठीक है, डन। आपकी तरफ से आज 3 सौदे हो गए अवनी, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दूसरा GSPL, तीसरा मारुति। तो कुल मिला के 3 मेहमानों के 6 और 1 7 सौदे आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फटाफट से फ्लैश करते जाओ, अगर किसी से कोई मिस हो गया तो अच्छे से वो नोटिस कर ले। इस बीच मेरे सहयोगी शरद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम अर्निंग्स के बारे में जान लेते हैं। आज हो गए 9 तारीख, 15 तारीख तक वो अर्निंग्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, और ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए लेके आते हैं अच्छा बुरा क्या है। 15 तारीख के बाद फिर नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। शरद बहुत शुक्रिया, मेरे को पता है आपके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी हेल्प से हम समझ पाते हैं कि किसके नंबर अच्छे हैं किसके ख़राब है, नहीं तो इतना हम कहाँ देखेंगे। ज़रा बताइए सर, आज कौन से शेयर्स के अच्छे नंबर्स आए, किसके नंबर्स ख़राब आए हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है बात करें टाटा पावर के नतीजे जो है कमज़ोर देखने मिले हैं, और यहाँ पे जो है इम्पैक्ट आज नंबर्स पे भी पड़ा, और जो कॉन कॉल आई है कमेंट्री वहाँ पे लेकिन थोड़ी सी जो है मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो SKF इंडिया की बात करें, बियरिंग्स की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, और आप देखेंगे कि मार्जिन्स में लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंशन देखने मिला है। तीसरा स्टॉक रहेगा कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू लगभग 22% बढ़ा है, और एबिडा और मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। L&T भी फोकस में रहने वाला है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी गिरी है 93 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है देखने के लिए वो FY25 का गाइडेंस। यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ 15% का रखा है, ऑर्डर इनफ्लो 10% का, और इम्पॉर्टेंटली जो ग्रोथ मार्जिन है वो सस्टेनेबल रहेगा करंट लेवल से ही। TVS मोटर की भी बात कर लेता हूँ, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और जो एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी 105 बेसिस पॉइंट ज़रूर ऊपर गया है, लेकिन लार्जली इनलाइन है, बेक्ड इन है नंबर्स। TVS मोटर्स के बाद गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू तो लगभग सपाट रही है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट मार्जिन्स में देखने मिली है, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट आई है। अब बात करते हैं थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स के। पिरामल एंटरप्राइज के वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 21% गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और बहुत सारे प्रोविजन एडजस्टमेंट्स होते हैं।
अंडर द पीएल अकाउंट, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमको बॉटम लाइन नंबर्स पे देखने मिल रहा है। बजाज कंज्यूमर केयर की बात करें तो यहाँ पे भी नतीजे जो है अनुमान से कम आए हैं और ओवरऑल एबिटा मार्जिन में 225 बेसिस पॉइंट्स का मार पड़ा है। सूला विनियर्ड्स का भी जो है जो ग्रोथ हो रही थी अब वो ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। उनके वॉल्यूम ग्रोथ पे भी जो आंकड़े आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम लाइन नंबर्स पे प्रेशर आया है। आखिरी स्टॉक रहेगा बीएससी। यहाँ पे देखें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं और ऑफकोर्स सेबी ने जो था एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न लगाया था कि हायर चार्जेस लेंगे ट्रांजैक्शन का, उसके लिए जो है प्रोविज़न भी उन्होंने 170 करोड़ का लिया है इस बार इसी फोर्थ क्वार्टर में। तो उसके कारण जो है बीएससी के जो नंबर्स हैं आप पूरे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कॉन कॉल में कहा है कि ये बात जो है वो अपील भी करेंगे। लेकिन आखिर में एक पूरा स्नैपशॉट दे देता हूँ कि ओवरऑल नतीजे में क्या मूवमेंट आया और यहाँ पे आप ज़रूर आप फ़ोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है दिन के ट्रेड में देखने मिल सकते हैं और ये सारे अहम स्टॉक्स हैं जो आज के आपके फोकस में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम ये स्टॉक रिजल्ट के चलते फोकस में रहेंगे, लेकिन अब बाजार को और कुछ स्टॉक्स को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मुंबई में हाँ सर, ये मुंबई का प्यार और आप लोगों का प्यार खींच लाता है बार बार मुझे। ऐसा कौन सा प्यार है? पर मुंबई में गर्मी दिल्ली से कम है, ये बात तो मैं बोल सकता हूं। सर दिल्ली से गर्मी तो कम है, पोल्यूशन भी कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ पे, पोल्यूशन भी कम है। हाँ, पोल्यूशन प्यार भी जाते तो यहीं रहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सर एफआईएस की बात करेंगे। अप्रैल में करीब 35,000 करोड़ की सेलिंग कैश में, मई की बात करें अब तक करीब 15-16 हजार करोड़ की सेलिंग हो गई है। तो ये सेलिंग सर हो क्यों रही है? एक यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने बोला है कि वो चाइना पे ओवरवेट है, भारत पे अंडरवेट है। क्या ये भी फैक्टर प्ले कर रहा है? कुछ फंड्स मूवमेंट हो रहा है? देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर एक छोटा मूव। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा बिकवाली लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे नहीं करेंगे। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में क्या होता है जी, आप एक इमर्जिंग मार्केट के निवेशक हैं, आप बोलते हैं जी इंडिया के अंदर वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज़्यादा है, हमारा पोर्टफोलियो एक एवरेज से ज़्यादा रिटर्न इस समय दे रहा है और एक बड़ा इवेंट है, तो क्या करना चाहिए? तो अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की एडजस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में होती रहती है। ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर्स भी एक रिलेटिव गेम में हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। चाइना कई साल से कहीं गया नहीं है तो इसलिए शायद वो जाकर के निवेश कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है पिछले 10 साल के अंदर जब भी लोग चाइना की बात करते हैं लोग उसको सस्ता बोलते हैं, मगर सस्ती चीज़ हमेशा कोई बहुत जिसके अंदर पैसा बने ऐसा नहीं हुआ है। चाइना अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस के मापदंड पे, पर क्या चाइना इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर एन ग्लोबल इन्वेस्टर? हिस्ट्री ने हमें बताया ऐसा नहीं रहा है। तो चाइना सस्ता था, सस्ता है, सस्ता रहेगा। मेरा लास्ट ईयर भी ये मानना था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो 2023 में जिन्होंने बिकवाली करी थी दुम दबा करके वापस आएंगे, वैसा हमने देखा। अभी भी जो बिकवाली कर रहे हैं आप थोड़े दिन सब्र रखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये दुम दबा करके वापस आएंगे। बिकॉज इंडिया की जो फंडामेंटल स्थिति इस समय है, जो फंडामेंटल अपील है, जो वैल्यूएशंस है, जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, जो मार्जिन का जो कैपिटल का कंफर्ट है, उन सबको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लंबी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके अंदर एक छोटा सा सिक्लिकल ट्रेंड है जिसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। कमाल की बात यह है कि फ़ख्र की बात यह है कि जब इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है मार्केट कोई धराशायी नहीं हुआ है। 6,000 करोड़ की सेलिंग थी कल, पता ही नहीं लगा। पहले 500-700 करोड़ की सेलिंग आती थी तो निफ्टी 2-2.5% गिर जाता था। डीआई से पूरा ऑफसेट भी हुआ कर वो पूरा ऑफसेट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मगर अभिषेक क्या होगा देखिए, अब आप इलेक्शन के नतीजों से 3 हफ्ते दूर हो, 3 हफ्ते दूर हो, तो मार्केट में एक प्रकार का वेट एंड वॉच मोड आ जाएगा। अच्छी खबर यह है कि मार्केट के अंदर इन द रन अप टू द इलेक्शन रिजल्ट कोई तेज़ी नहीं है। तो मार्केट को अगर वर्डिक्ट अच्छा लगता है तो पोस्ट रनअप की रैली आ सकती है। 1 महीना पहले मैं आपको ये बोलता कि भाई इलेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर एक प्री इलेक्शन रैली आ चुकी है तो पोस्ट इलेक्शन रैली का स्कोप नहीं था। अब मार्केट को नतीजे अगर थोड़े इधर उधर भी लगे तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आने की उम्मीद नहीं है। मार्केट लाइट हो चुका है, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, एंग्जाइटी आ चुकी है, कमिटमेंट लेवल्स कम है। सो इन द रन अप टू द इलेक्शन जो एक मूव आएगा 2-3-4% का मूव तो मार्केट के अंदर वॉलेटिल मूव आएगा ही आएगा, उससे पहले मार्केट लाइट है।
ओके, मार्केट लाइट है। और निकुंजा, कल आपने हाईलाइट भी किया था कि इंडिया विक्स जो है 9 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा थमना चाहिए, और कल भी हमने एग्जैक्टली मुझे लगता है कि वह रुकेगा। देखिए कोविड में भी 10 दिन लगातार नहीं चला था, और कोविड तो इससे ज़्यादा भीषण मंदी का समय था, तो दुनिया हिल चुकी थी। तो जब दुनिया डगमगा रही थी तो विक्स के अंदर हमने 10 दिन का लगातार उछाल नहीं देखा था। विक्स के लेवल ज़्यादा थे मगर 10 दिन का उछाल नहीं देखा था। तो ऐसा मार्केट के अंदर पैनिक नहीं है जिस प्रकार से विक्स में हम देखें उछाल आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आजकल की बात करें तो एक डिंकी बाउंस, हमें अंग्रेजी में बोलते हैं ना, छोटा बाउंस, एक छोटा बाउंस आपको मिलेगा। आज इंट्राडे लो से मिले या फ्लैट स्टार्ट के बाद मिले या कल इंट्राडे लो से मिले, मुझे वह नहीं पता, मगर एक फ्लैट एक आपको क्लोज मिलेगा। मगर कोई ये सोचे कि कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव हमें मिलने वाला है इलेक्शन से पहले, वह अभी मुश्किल लग रहा है। बिकॉज एफआई की जो सेलिंग आ रही है अभिषेक, वो एक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आप बोलते हैं यार बेच रहे हैं, देख लेते हैं, कैश है, मगर मार्केट सस्ता नहीं है जिससे हमें निवेश करें। तो हम टिपिकल अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, वो वेट एंड वॉच मोड हो गया। पर निकुंजा, इस बीच ढेर सारे नतीजे भी आ रहे हैं, और दिग्गज एलएनटी पे एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि नतीजे हालांकि अनुमान के मुताबिक थे, पर ब्रोकरेजेस को खास पसंद नहीं आ रहे हैं। गाइडेंस भी वो कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ सरप्राइजिंग इस बार देखने को नहीं मिला। तो आपकी क्या एनालिसिस है, और आज के लिए क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? देखिए एलएनटी में वही है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्ले ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्वार्टर की बात करें जिससे हम बोल सकते हैं क्यूएसक्यूटी कहानी अब एलएनटी में खत्म हो चुकी है। हर क्वार्टर में एलएनटी जो आकर सरप्राइज करता था, मुझे लगता है कि बेस इफेक्ट आ चुका है, कंपटीशन आ चुका है, और रॉ मटेरियल और दूसरे प्रेशर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन जो इसका पीक आउट हो चुका है। तो एलएनटी की एक, देखिए सिक्लिकल हम क्या बोलते हैं, सिक्लिकल वो होते हैं जो साइकिल फॉलो करते हैं, तभी हम सिक्लिकल बोलते हैं। सेकुलर हम क्या बोलते हैं, जिनमें साइकिल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी इज सेकुलर, कंजम्पशन इज सेकुलर। सिक्लिकल होता है जो ऊपर नीचे होता है, मेटल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए। सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर जब प्रॉफिट आता है 100 से 110 नहीं होता है, 100 से सीधा 400 होता है, सिक्लिकल इसलिए बोलते हैं। उसी प्रकार से जब इनके अंदर गिरावट आती है अर्निंग्स की, तो जो 400 से प्रॉफिट सीधा 380 नहीं होता है, वो सीधा 200 होता है या सीधा 80 होता है। तो एलएनटी जैसी कंपनी सिक्लिकल अप ट्रेंड में है। उस सिक्लिकल अप ट्रेंड के अंदर आने वाले 2-3 साल के अंदर इनके अंदर प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ दिखेगी। मगर जो सिक्लिकल अप मूव था, इनका जो लार्ज पार्ट ऑफ री रेटिंग थी, री रेटिंग खत्म हो चुकी है। अब स्टॉक्स लाइक एलएनटी विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट द अर्निंग्स अपग्रेड वुड बी और व्हाट द अर्निंग साइकिल वुड बी। सो जो पीक एक्सपेंशन था, मुझे लगता है एलएनटी, बीएचईएल, एबीबी इनमें खत्म हो चुका है, क्योंकि सिक्लिकलिटी की जो सीमा होती है वो भी एक होती है, क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक्स नहीं चलते रहेंगे, बिकॉज पॉज नहीं आ रहा है। मगर कोई बोले कि यहाँ से एलएनटी डबल हो जाएगा 1 साल में, वैसा नहीं लगता है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आपने सभी चीज़ों पे बात रखी है। एक बार जरा मैं टाटा पावर पे भी आपसे पता करना चाहता हूँ। आप तो इनके प्लांट पे भी गए हैं और आप तो इनकी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से भी जानते हैं। आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्राउंड जीरो पे जाके चेक किया हुआ है इस कंपनी को। इसके मार्जिन्स को छोड़ के ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं, ये मार्जिन्स कम क्यों है सर, अगर आपने इसमें रीड किया हो तो? और दूसरा, आप नंबर्स को कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए हम प्लांट भी गए थे और मैनेजमेंट भी हमारे स्टूडियो आए थे। तो जी हाँ, टाटा पावर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट दैट वह हमें समय देते हैं, हमारे दर्शकों से हमेशा टर्निंग पॉइंट्स पे आकर के बात करते हैं। अगेन डिम्पी, टाटा पावर के नतीजों में कुछ ऐसा दमदार नहीं था कि जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर बहुत आपको उछाल देखने को मिले। मैं सुबह 3 रिपोर्ट्स देख रहा था, बोफा एमएल की, CLSA की और गोल्डमैन सैक्स की। तीनों ब्रोकरेज ने कहा है कि भाई ये स्टॉक है 200 का 400 हो गया, अब 400 का 600 होने में इसमें समय लगेगा। टाटा पावर की कहानी क्या थी? टाटा पावर एक रेगुलेटेड बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, मुद्रा की वहाँ पे समस्या थी, ग्लोबल कोल प्राइसेस की वजह से इनको नंबर्स में वॉलेटिलिटी आ रही थी और इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एक तरह से स्ट्रगल कर रहा था। ये टाटा पावर 2018-19 का था, जहाँ पर डेट की समस्या थी, मुद्रा की समस्या थी और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को स्केल अप नहीं हो रहा था। आज का टाटा पावर है वो सोलर में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो चुका है, थर्मल से निकल रहे हैं और सेक्शन 11 की वजह से इनको मुद्रा के अंदर PLF का एडवांटेज मिल रहा है। ये आज का टाटा पावर है। मगर आपको जो बेट करना है वो कल के टाटा पावर पे बेट करना है। कल का टाटा पावर सोलर में बड़ा होगा, कल का टाटा पावर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा हो रहा है, कल का टाटा पावर EV की नई रेंजेस और सप्लाई, पावर सप्लाई ला रहा है। तो जो कल का टाटा पावर था और जो आज का टाटा पावर है उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुका है और मार्केट शायद इस बात को इंडोज भी कर रहा है कि स्टॉक 200 से 400 हो गया। पावर स्टॉक्स में तेजी आई थी, टाटा पावर ने भी उस तेजी से बेनिफिट कमाया है। मगर नंबर्स को देख करके अगेन, जैसे मैं NLT में बोला, टाटा पावर की कहानी री रेटिंग की खत्म हो चुकी है। टाटा पावर की कहानी QSQT वाली नहीं है। टाटा पावर के अंदर चेंज आएगा वो FY26
FY27 FY28 में हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इनके प्लांट्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा इनका, बिजली की चोरी कम हो रही है, सोलर में जा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर सरप्लस पावर हो और बिजली फ्री हो जाए। बिजली फ्री हो जाए। बिजली फ्री आप कहाँ से करोगे भाई, आपके पास सोर्स क्या है बिजली का? करेक्ट। सूर्यदेव की कृपा सोलर रूफटॉप पे ही होगी, और सोलर रूफटॉप के अंदर एक बड़ा क्रेडिबल प्लेयर कौन सा है? वह टाटा पावर है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर जो एक एनर्जी, एक पावर यूटिलिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी था, वह एक पावर सोल्यूशन की कंपनी हो जाएगा। मगर देखिए मार्केट ने स्टॉक को रीरेट कर दिया है। इट इज़ लाइक सेइंग दैट मार्केट्स आर ऑलरेडी प्राइसिंग इन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रॉम द स्टॉक। तो अभी टाटा पावर चलना सीख रहा है, दौड़ने में समय लगेगा, मगर मार्केट ने इसको ऑलरेडी वो स्वर्ण मेडल दे दिया है, सोच करके यह पार कर चुका ये है। दौड़ेगा ये। ठीक है निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी डिटेल देने के लिए और खासकर ये टाटा पावर के बारे में अच्छे से बताने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, शीशा को अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो आपको जरा खबरों वाले शेयर यानी कि आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ वो बता देंगे। शीशा गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ प्लीज़। जी हाँ, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पर नज़र डालेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो इंटरनेट बैंकिंग ऐप थी उस पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और अब 7 महीने बाद ये रिस्ट्रिक्शंस उठाए गए हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा पर पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर केयर की बात करेंगे। कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया है, 166 करोड़ का ये बाईबैक है जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 12% के प्रीमियम पे होगा। तो बाईबैक की न्यूज़ है, बजाज कंज्यूमर पर भी अपनी नज़र रखें। टीवीएस सप्लाई चेन कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, 3 साल के ऑर्डर्स मिले हैं आयशर मोटर्स से वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस के लिए, तो ऑर्डर विंस के चलते टीवीएस सप्लाई चेन्स पर भी अपनी नज़र रखें। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, अजय उपाध्याय का नाम आया है, उन्होंने 3.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 0.6% स्टेक खरीदा है कंपनी में। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल और एचपीसीएल पर फोकस रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, जहां बोनस शेयर इश्यू कंसिडर किया जाएगा। एनबीसीसी की बात करें तो यहां पर भी कुछ नए ऑर्डर विंस है, कंपनी को 400 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से, सो ऑर्डर विंस के चलते एनबीसीसी में भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। और लास्ट में बालाजी अमाइंस की बात करेंगे। कंपनी की एक सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 750 करोड़ का नया एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के चलते बालाजी अमाइंस पर भी अपनी नज़र रखें। पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो इन सभी काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे, पर चलिए अब वक्त है जानने का भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। तो भसीन जी के अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे समझते हैं। तो भसीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, क्योंकि कल की भी जो एनालिसिस थी कि निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिखेगा, एक अच्छी तेज़ी आएगी, जी हाँ आई तो, पर दोनों साइड के ही मूव हमने इंडेक्स पे आते हुए देखे। तो कल इससे जुड़े कुछ अपडेट्स और साथ ही आपकी आज की कॉल्स कौन सी रहेंगी वो भी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी डिम्पी। और अभी देखिए वॉलेटाइल मार्केट में जब आपको सजेशन देते हैं तो उसका फायदा उठाइए। कल 100 पॉइंट नीचे से आप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर भी हो गए, तो आपको ट्रेडिंग प्ले भी करना चाहिए। मार्केट्स आर योर फ्रेंड इफ यू फॉलो द ट्रेंड। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी इसलिए है कि चाइना इज कमिंग बैक, इंडिया में रिजल्ट्स हैव बीन रादर मोर और लेस ऑन द अपसाइड, और इलेक्शन के रिजल्ट एक बिग इवेंट है, तो एफआई की सेलिंग यहाँ पे बनती है, जो मैंने आपको 22,800 पे कहा भी कि टेक सम मनी ऑफ द टेबल। अब आपके लिए मेरे हिसाब से ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। जब ऐसी वॉलेटिलिटी आती है जहां इंट्राडे में 200 पॉइंट की स्विंग में और फ्लैट बंद होता है, वहां मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स में मेरे को कल बहुत आश्चर्य था कि कितनी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई, पर्टिकुलरली पीएसयू, और वो बता रहा है कि पीएसयू बास्केट मैन्युफैक्चरिंग इसमें वापसी तेजी आएगी। अपडेट दे दूं आपको, आईएक्स और कोल इंडिया और नवीन कहे थे तीनों में बने रहिए। कोल इंडिया 485 का टारगेट है, कल 474-75 मिल गया। सृष्टि जी, जब 455-60 वाला 475 जाए तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना सीखिए। एक 485 जाएगा, लेकिन इंट्राडे में भी आपको मौका मिलता है, वो लीजिए। आईएक्स 48 वाला 53 बिका तो प्रॉफिट लीजिए।
हम इसलिए नहीं कह रहे, आपको दोनों तरफ बाजार का पहलू रखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और एक सेलर है जो ज्यादातर अपने आप को किसी भी प्राइस पे निकलना चाहता है फॉर वट एवर रीजन, लिक्विडिटी, लेकिन वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं और उसमें अपडेट भी दे दूं। डिम्पी आपको और अभिषेक जी को मैंने अजय के सामने कहा था 350 400 वाला SW सोलर 750 दिवाली तक जाएगा। दिवाली आई नहीं है, लेकिन मई के महीने में ही SW सोलर 750 है। ये आपके लिए एक प्रेजेंट था इन्वेस्टर्स के लिए कि दिवाली क्या है, ये तो मई के महीने में 750 है। दिवाली में 1000 रुपए का टारगेट लिख लीजिए आप। 1000 रुपए का टारगेट, 750 से सीधे अब एक और टारगेट अपग्रेड भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, कुछ और शेयर हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? बिल्कुल अभिषेक, सारा मेटल काउंटर बहुत अच्छा है। चाइना इज बैक। चाइना में जिस तरह से ग्रोथ नंबर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका पुल बैक है, मेटल, कमोडिटीज, स्पेशलिटी केमिकल, सब में मेरे हिसाब से बूम है। और मेटल में तो करेक्शन हुई नहीं है। आज वेदांता के चेयरमैन का आप बयान पढ़िए, वो कह रहा है गोल्ड के मुकाबले बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, दीज आर, ये सोना है, क्योंकि ये आपको मिलने नहीं वाला। तो मैं अभी भी वेदांता पे बहुत पॉजिटिव हूं। आपके सामने 260 270 पे सीना ठोक के कहा था आपको, टेबल थम करके, कि ये 400 क्या, ये 750 जाएगा जब तक इसकी डीमर्जर होएगा बाय द ईयर एंड। तो आज का टारगेट 445 है, स्टॉप लॉस 391। दूसरा है नैल्को। आई थिंक एल्यूमिनियम प्राइसेस आर हेडेड अप। नैल्को के पास बॉक्साइट और जो नया उनका कैपेक्स है, उसका रिजल्ट, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। नैल्को 32 195 172 का स्टॉप लॉस। ये दोनों मेरे आज के फ्रेश पिक्स हैं। भसीन साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे को और आपसे पूछना था। ये रतन इंडिया आपने बताया था सर, 9 रुपये 20 या 30 पैसे था, मेरे को याद है अच्छे से सर। वे 10 रुपये को भी पार कर चुका है, 11:15 के आसपास आ चुका है सर। रतन इंडिया आपने कहा था कि होल्ड करके रखना। देखिए उस दिन के बाद से बैक टू बैक 5% के सर्किट लग रहे हैं इसमें। अभी और कितना चलेगा सर ये? मान लो किसी का 9.5 का खरीदा हुआ है, अभी 11:15 तो हो ही गया है, अभी और कितना चलेगा? हाँ डिम्पी जी, आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए फॉलिंग मार्केट में भी आपको मैं जूअल्स देता हूं। 9 रुपए वाला कल 10.90 का सर्किट है सर। अगर उसका मन करे तो 18 चले जाए, लेकिन एक्सचेंज ने 5% का सर्किट लगा रखा है, तो ये 18 रुपए से पहले बेचने का सवाल ही नहीं उठता। और एनसीएलटी से इसकी जैसे भी डेट आएगी आपको अपने आप मिल जाएगा। बाजार के अगेंस्ट जो शेयर चलते हैं वो ये बता रहे हैं कि उनमें इनहेरेंटली वैल्यू कितनी है। और मैंने आपको पहले भी कहा 4700 करोड़ की मार्केट कैप, 2700 मेगावाट के प्लांट्स नासिक और अमरावती, और एनसीएलटी से बाहर आ है। पावर इज द न्यू गोल्ड। 18 रुपए से पहले बेचना मत इस शेयर को। और ये जिस सर्किट पे मिले या नहीं, ये आपकी अपनी धारणा है, लेकिन 9 रुपए वाला 3 सर्किट मार के 10.90 पे कल था। अभी भी मैं सोचता हूँ 18 रुपए कम से कम भाव। रतन इंडिया पावर 18 रुपए से पहले नहीं बेचना है, और जो चाल है वो लग रहा है कि शेयर उसकी तरफ जा भी रहा है। 5% की सर्किट के साथ ही ये शेयर चल रहा है। कल भी हमने 11 रुपए के आसपास के भाव देखे। अब चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। आपके लिए नतीजों की कंप्लीट हम रणनीति बनाएंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब हैं, उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला शेयर एसकेएफ इंडिया का, नतीजे रहे स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट में 42% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 2.5% का और एक्सटेंशन। भसीन साहब, एसकेएफ इंडिया कंपनी आपको कैसी लगती है? हालांकि कल तो गिरावट के साथ बंद हुई है ये। एसकेएफ इंडिया इज अ कोर प्ले ऑन द, जो बिजनेस में है उस जैसा बिजनेस नहीं है, और वो मोनोपोली है उस बिजनेस में। और कोर प्ले में आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। एसकेएफ इंडिया कोई भी डिक्लाइन पे मिले तो आपको लेने की चेष्टा करनी है। ये एक ऐसा ब्लू चिप है विच इज पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल एंड दिस विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन मिले इसमें आप सिप कीजिए, होल्ड है मेरी रेटिंग। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है एसकेएफ इंडिया को लेकर। टीवीएस मोटर भसीन साहब, इसके नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक, रेवेन्यू में 23% का, मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास का उछाल था। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है टीवीएस मोटर का।
टीवीएस मोटर पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, बहुत स्ट्रांग, ये तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है ये। और ऑटोज ने आपको देखा ही है, बजाज, हीरो, आइशर, टीवीएस। और टीवीएस वाज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक जिसने लेडीज के लिए स्कूटर पे मार्केटिंग की। उसने ईवीस में बहुत स्ट्रांग एंट्री की। उसने ईवी का जो टाई अप किया एक बेल्जियम कंपनी, ऑल दोस आर प्लेइंग आउट। सिनर्जी साथ है। और अभी तो आई थिंक रूरल इनकम स्टार्ट होंगी। और अगर ये मोदी जी का या बीजेपी वापस आती है तो इसको और इम्पटस मिलता है, क्योंकि जो जो उनका थीम रहा है वो ग्रोथ फॉर ऑल है। और रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी, मुझे लगता है टीवीएस मोटर इज अ प्रेफर्ड चॉइस। बाय, होल्ड एंड ऐड ऑन डिक्लाइंस। बाय, होल्ड, एड ऑन डिक्लाइंस। टीवीएस मोटर मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं इनके, एक्सपोर्ट भी सुधर रहे हैं और इसके चलते जेफरीज ने खरीदारी के राय के साथ 2525 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि यहां से भी करीब करीब 525 रुपए के आसपास तेजी की गुंजाइश है टीवीएस मोटर में। फटाफट गोदरेज एग्रोवेट समझ लेते हैं। नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस, मार्जिन भी इंप्रूव किया है, मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास का। गोदरेज एग्रोवेट आपको कैसी लगती है वसीम साहब? नहीं, बहुत, देखिए, हाउस ऑफ गोदरेज में कोई भी लैगार्ड नहीं है। और ये मैं 3 साल से कह रहा हूं कि दिस इज अ पेडिग्री ग्रुप। और उन्होंने जैसे जैसे डाइवर्सिफाई किया, उनके पास सब मोनोपोली बिजनेसेस। एग्रोवेट इज अ वेरी गुड प्ले ऑन रूरल इंडिया। और जिस तरह से इसका आप मार्जिन और एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये शेयर मेरे हिसाब से तो मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आज रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि इट्स ऑल प्राइस्ड इन। प्रॉफिट बुकिंग आए तो लेने की चेष्टा कीजिए, बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। खरीदारी वाला ये शेयर है गोदरेज एग्रो वेट भी। पिरामल एंटरप्राइजेज, हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार ये शेयर गिर रहा है, नतीजे आए हैं इसके कमज़ोर। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 15% का वहाँ पर उछाल है, लेकिन NII यानी कि ब्याज से आय, PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पर प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ के लॉस के मुकाबले 137 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन फिर भी नंबर्स हैं कमजोर। पिरामल एंटरप्राइजेज, इस पर आपका नजरिया क्या है वसीम साहब? देखिए अभिषेक जी, पिरामल में DHFL का मर्जर हुआ था लास्ट ईयर, और अभी उसमें इवनिंग आउट फैक्टर है। कुछ प्रोविजनिंग उसकी वजह से भी है, कुछ उन पे मार्जिन प्रेशर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ी हैं। लेकिन ये एक पेडिग्री प्ले है ऑन दी NBFC साइज एज फार एज हाउसिंग लोन गोज। इसको आप डिक्लाइन में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए, बट बेटर है सिप कीजिए। ये अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन ये इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। इससे बढ़िया ग्रुप नहीं है, और उन्होंने वेल डाइवर्सिफाई किया है। और जब उन्होंने रिस्क लेके DHFL को किया है तो दे हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द सिनर्जीज ऑफ मर्जर ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ये नियर टर्म प्ले नहीं है। नियर टर्म में आपको जो मोमेंटम वाले ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्लो थोड़ा सा 1 साल के ज्यादा का व्यू है तो मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला ये शेयर है, थोड़ा सा आपका नजरिया लंबी अवधि का रखना होगा। 2 और शेयर वसीम साहब मैं साथ में पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। नतीजे कमजोर आए हैं सूला विनयार्ड्स के और इसके अलावा BSE के भी। हालांकि BSE का शेयर तो चला है और नंबर्स इसके कमजोर दिख रहे हैं। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? नहीं, सूला विनयार्ड तो आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है। एक आध क्वार्टर के लिए अप्स एंड डाउन है। देखिए, मिलेनियल चेंज आ चुका है एज फार एज कंजम्पशन। आपने देखा है जो ये शेयर ये इंद्री बनाता है, वो शेयर रोज सर्किट्स पे ही था, पिकाडेली एग्रो या सो। तो ये एक चेंज इन परसेप्शन है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग मोर मैच्योर एज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, वाइन, और उसमें सूला वाइनयार्ड्स आई थिंक हैज अ वेरी गुड शेयर ओवर देयर। लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर, द आउटपुट, साथ में ग्रोथ एज फार एज न्यू मिलेनियल ड्रिंकिंग, ये सब में कंपटीशन भी है। ये आई थिंक होल्ड पे ही रहेगा। तो इस पे मैंने ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसके अंदर के नंबर भी पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लगता है ऑन होल्ड है, कंजम्पशन का प्ले है। और दूसरा आपने जो सा पूछा वो है BSE। देखिए, एक्सचेंजेस आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। NSE के रिजल्ट देखिए, BSE का हो सकता है क्वार्टरली, लेकिन BSE हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू अ वेरी फास्ट मूविंग मशीन। उसने डेरिवेटिव्स अनाउंस कर दिए उसने, और तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच एंड गिविंग मोर वर्टिकल्स। मेरे को लगता है BSE फुली प्राइस नहीं है इस समय, क्योंकि एक्सचेंजेस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स। नियर टर्म में इसमें प्रेशर आ सकता है क्योंकि सबके पास ओवर ओनरशिप है। डिक्लाइन जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो एक्सचेंजेस आर अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। ठीक है, BSE पर होल्ड की सलाह है।
और 16 वैनाट्स पर भी भसीन साहब ने अपनी राय शेयर कर दी है। रिजल्ट एक्सपर्ट के तहत ये पूरी की पूरी कंप्लीट हम समरी भी लेकर आते हैं और आपको एक एक करके सब शेयरों पर राय भी देते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज आपका समय निकालने के लिए, अपने शेयर बताने के लिए और सारे के सारे नतीजों पर अपना व्यू भी शेयर करने को लेकर। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपसे जरा बीओबी पर एक व्यू चाहेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले जो रोक लगी थी बीओबी वर्ल्ड ऐप पर नए ग्राहकों को रोकने पर, उसके बाद आरबीआई ने अभी रोक हटा ली है, कई सारे करेक्टिव मेजर्स भी लिए हैं बीओबी ने, कई सारे रेजिग्नेशंस भी हुए उसी करेक्टिव मेजर्स के तहत ही। आप जरा ये बताइए कि कितनी बड़ी राहत है बीओबी के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, बहुत बड़ी राहत है और वो स्टॉक के रिएक्शन में ओपनिंग टिक्स में दिख रहा है। 6-6.5% ऊपर है स्टॉक, क्योंकि बैन से ऐसे लग रहा था कि कुछ तिमाहियों तक शायद एक इम्पैक्ट आ जाए एंड दैट इम्पैक्ट कैन गेट जनरेटेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड। बट रिवर्सल होने के बाद मुझे लगता है थिंक जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है और जो एक ऑपरेशनल इम्पैक्ट है, आई थिंक वो इमीडिएट बेसिस पे शायद पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो। और जो एक एक्सपेक्टेशन थी शायद 2 तिमाहियों तक ये पेन चलता रहेगा, व्हेन विल आरबीआई रिवर्स हिज डिसीजन, पता नहीं था। आई थिंक इट्स कम अ लिटिल बिट सूनर देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक बढ़िया स्टॉक है वैसे। पीएसयू स्पेस में वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, ईपीएस आरएस रेटिंग जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में वो भी ठीक ठाक है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। न्यूज़ इज पॉजिटिव एंड मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स में भी ठीक ठाक ट्रैक्शन रहना चाहिए अगले कुछ तिमाही। तो बीओबी यहाँ पे आप रखिए नज़र, क्योंकि ये काउंटर के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है और हो सकता है आज यहाँ पे एक बढ़िया एक्शन देखने को ज़रूर मिले। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बता देते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट 9 बजे के नवरत्न शेयर्स का, जो कि लेकर हमारे साथ अब शरद जुड़ चुके हैं। शरद, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, क्योंकि आपकी खबर पे मोहर लगती हुई नजर आई है। डीएलएफ यहाँ पे खबर आई है कि इनके जो नया गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है, बेहतरीन रिस्पांस मिला है और विद इन अ वीक जो है इसके सभी अपार्टमेंट्स जो है बिकते हुए नजर आए हैं। शरद ने अपने खबर के सेगमेंट में ये 18 मार्च को न्यूज़ आपके लिए लेकर आई थी और आप देखिए उस खबर पे मोहर लगी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शरद। थैंक यू सृष्टि। और ऑफ कोर्स हमने जो था ये आपको मार्च के मिड में ही बताया था, तो आपको एक अच्छी एक्शन जो है परसेप्शन में भी हेल्प किया होगा। और हम यही चाहते कि रोज़ कुछ ना कुछ नया खबर लाए जिससे आपके कमाई के मौके बढ़े। लेकिन आज हालांकि खबर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 9 अहम स्टॉक ज़रूर हैं। टाटा पावर की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने मिली है और थोड़ी सी ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड्स भी आए हैं, तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वही एसकेएफ, यहाँ पे जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेयरिंग कंपनीज़ के नंबर्स ख़राब होंगे, लेकिन यहाँ पे नतीजे मजबूत आए हैं। कॉन्ट्रारी व्यू से जो है नंबर्स देखने मिलेगा। अगर उस एंगल से आप देखें तो मार्जिन्स भी देखें तो वहाँ पे अच्छी बढ़त देखने मिली है, लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का। तीसरा स्टॉक रहेगा बीएससी। यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले और ऑफकोर्स जो सेबी की जो दिक्कत आई थी, जहाँ पे रेगुलेटरी चार्जेस का जो इम्पैक्ट आया था, तो उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा कि लगभग 170 करोड़ रुपए का प्रोविज़न उन्होंने एडजस्ट किया है 4th क्वार्टर में। आगे जाते उन्होंने कहा कि और ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स भी वो लॉन्च करेंगे, एक टाइप से कंपटीशन के लिए ये स्टेटमेंट था। चौथा स्टॉक रहेगा बजाज कंज्यूमर केयर। नतीजे तो चौथे तिमाही के कमज़ोर थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बायबैक का ऐलान हुआ है। 160 करोड़ के ऊपर का बायबैक का ऐलान है, 290 रुपये प्रति शेयर का, जिसका प्रीमियम आता है करंट मार्केट प्राइस हिसाब से 12% का। और ओवरऑल ये 4% का इक्विटी शेयर बायबैक रहेगा और ये टेंडर ऑफर के ज़रिए रहेगा। पांचवा स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे इसके अर्निंग्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले एक और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ गया है। यहाँ पे आरबीआई ने जो है बैन लिफ्ट कर दिया है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनके जो डिजिटल ऐप बीओबी वर्ल्ड पे, वो भी 7 महीने के बाद जो है ये रिस्ट्रिक्शन हटाया। अब जो है वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और बाज़ार का अनुमान भी है कि जो उनके नतीजे आने वाले चौथे तिमाही वो भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की। यहाँ पे जो है अंडर ओन स्टॉक है और यहाँ पे देखें तो लगभग 3 साल का एक बड़ा ऑर्डर आयशर मोटर्स वीसीवी से मिला है वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस को लेके, तो स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। हमारा 7वां स्टॉक है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और पिछले सेशन में हमने देखा 15% स्टॉक भागा था और यहाँ पे जो है एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय ने जो है कल ब्लॉक डील में उनका नाम आया, लगभग 4 लाख शेयर्स अक्वायर किए हैं, जो ऑलमोस्ट तब्दील होता है 0.6% इक्विटी का। हमारा 8वां स्टॉक जो है HPCL और BPCL रहेगा। उनके आज नतीजे तो आने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि बोनस पे जो है इशू होगी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हायर
बोनस जो है देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बाजार की नज़र इस पे भी रहेगी। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज पे रहेगा। नोमुरा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेगमेंट पे जो है रिपोर्ट निकाली है। इनिशिएट बाय रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 300 रुपीज़ पर शेयर का। वो एक्सपेक्ट करें कि जो डिफेंस की अपसाइकिल है वो आगे जाते हुए और जा सकती है और अगले 8 साल में $138 बिलियन का ये अपॉर्चुनिटी है और प्रीमियम वैल्यूएशन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो आगे जाते हुए सस्टेन कर सकता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो आपके आज रडार में होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन दिख सकता है। क्या शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार खुलने से पहले ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पे चर्चा करनी है। आज समय की किल्लत की वजह से जो है हम आपके सामने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नहीं रख पाए, पर जैसा कि शरद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हाईलाइट कर रहे थे जिसमें HAL और साथ ही BEL पे नोमेरा की बेहतरीन रिपोर्ट आई है। अवनी, एक बार क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि नोमेरा का टारगेट HAL पे तो 4750 रुपीज़ का है, पर आज के लिए क्या टारगेट्स ध्यान में रखें और पोजिशनली भी एक बार इस पे गाइड करिए। और HAL और BEL में अगर कोई बेहतर लग रहा है चार्ट्स पे तो कौन सा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से? ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग रिकमेंडेशन में HAL इंक्लूड किया हुआ है। सो मेरा जो टारगेट है वो 4050 तक का है, 4045 से 50 तक का। और जो पोजिशनल टारगेट है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा पोजिशनल टारगेट नहीं, बट करीबन 2 महीने के टारगेट है अराउंड 4150। सो व्यू पॉजिटिव है HAL में, बाय करने की सलाह ऑलरेडी दी गई है। सो मच अवनी। ऑलरेडी अवनी के लिस्ट में ये शामिल है, पर इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कहाँ पे हैं उनकी आज की स्टॉक कॉल्स। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे आज के लिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। दो स्टॉक्स रहेंगे, दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऐसा लगता है बाजार में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है, बट कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना रहेगा। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा वो ऑटो खरीदने की सलाह है। यहाँ पे एक करेक्शन के बाद में कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ऐसा लगता है कि इसमें मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 235 रुपए का टारगेट लग सकता है। दूसरा जो रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स में वापस से एक अच्छा मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। 395 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 422 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। क्या रत्नेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने दोनों शेयर्स हमको बता दिए। चंबल फर्टिलाइजर इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आप बता रहे हैं कि 422 तक का टारगेट है। इसके अलावा जो सरकार दूसरा स्टॉक है वो भी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। खैर, एक काम करते हैं, मैंने ना कुछ एक स्टॉक्स और निकाले हुए हैं। जब तक मेरे सहयोगी वो खबरों वाले शेयर्स या फिर अलग अलग शेयर से पता करेंगे, मैं आपके सामने स्टॉक पूछ लेता हूँ। जल्दी से बताइएगा। हाँ, अंशुल जैन, आपसे स्पीड से पता करता हूँ 3 शेयर। क्रॉम्पटन देखना जरा, क्रॉम्पटन चलेगा आज? कल भी बढ़िया चला है क्रॉम्पटन। जी डिम्पी जी, क्रॉम्पटन चलना चाहिए। इसमें मंथली चार्ट पे एक बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। लगभग 12 महीने का बेस ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट 321 रुपए के भाव पे है, जिसका बेयर मिनिमम टारगेट 408 रुपए बनता है। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव मिलना चाहिए 367 तक। वहां से फिर थोड़ा सा डिप आएगा और नेक्स्ट लेग में ये 408 410 तक जाएगा। दूसरा शेयर है, इस पर स्टैंप लगाइए बाय की, जल्दी जल्दी स्टैंप लगाते हैं। ये दूसरा शेयर है गोदरेज एग्रोवेट। ये शेयर आज चलेगा, गोदरेज एग्रोवेट। देखिए, स्टॉक में भी एक मंथली पे 6 महीने का बेस ब्रेकआउट जस्ट कल ही के सेशन में आया है 580 ऑड लेवल्स पे, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 664। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को भी बाई करके चल सकते हैं। इसमें केवल एक काम करना है कि स्टॉप लॉस 560 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। इमीडिएट टर्म में आपको इसमें 668 670 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। ठीक है, गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, बाजार के लेवल सब सेटल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 77 अंक नीचे। हालांकि इसके इंडिकेशंस नहीं थे गिफ्ट निफ्टी से। 22,224 के आसपास तक के स्तर हैं निफ्टी के। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44 अंक नीचे निफ्टी बैंक इस वक्त कारोबार कर रहा है। नतीजों का असर हम देखने की अभी देखते हैं कि ये जब पूरी तरह से सेटल हो के शुरुआत होती है कैसा होता है। लेकिन LNT है 5% नीचे, हीरो मोटो, BPCL, बजाज ऑटो, इनमें करीब करीब 1% के आसपास के मूव्स हैं। लेकिन 22,200 के आसपास ही अवनी जी की खरीदारी की सलाह थी, और उनका ये कहना था कि 22,350 के टारगेट होंगे और 22,140 के स्टॉप लॉस होंगे।
डिम्पी, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी गैप डाउन जो मिल रहा है, इसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आपको भी ये लग रहा है? देखिए, करना तो चाहिए क्योंकि आपके पास रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 22,200 का सपोर्ट है और 22,200 पे आज आपको अवनी ने भी बाय करने के लिए बोला, हमने भी कई बार आपको बताया है और देखो अभी तक ये टूटा भी नहीं है। तो कई बार क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। और दूसरा, गिफ्ट निफ्टी ना इस समय ट्रैक करना हमको थोड़ा बंद ही करना पड़ेगा। वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से पिछले हम 4 दिन से नहीं खुल रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं खुल रहे हैं। जितना वो दिखा रहा है उससे बहुत ज़्यादा, जितना वो दिखा रहा है उससे बहुत कम इस तरह की ओपनिंग हो रही है। तो गिफ्ट निफ्टी का कोई खास मीनिंग नहीं रह जाता आज की डेट में पिछले 4-5 दिनों में। एक और पॉइंट, 22,200 के नीचे जस्ट थोड़ा सा आप चाहें तो 140 का एक स्टॉप लगा सकते हैं। आपका कुल मिला के रिस्क है 60 रुपये का, यानी कि 60 पॉइंट का, और आपके पास रिवॉर्ड है 400 450 तक का आने का, डैट मीन्स 200 पॉइंट का। तो 60 वर्सेस 200 पॉइंट है। ये आप देखिए आपको कैसे ट्रेड लेना है। रही बात बैंक निफ्टी की, मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी में अगर आप मेरे से कंपेयर करके पूछेंगे कि कौन सा इंडाइसिस में पहले दम होगा, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में पहले दम होगा। बैंक निफ्टी में दम नहीं है। बैंक निफ्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ट्रस्ट में आज भी भले वो पॉइंट्स में कम गिर रहा है, लेकिन वो जब तक 48,000 के ऊपर आके वापस से ट्रेड नहीं करता, ये तो अपने आप को रोकेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को भी दिख रही हैं। 3 मिनट है मार्केट की ओपनिंग होने में। मैं एक बार जरा 1-2 काम करता हूँ, आपको जरा शेयर्स भी बता देता हूँ और मेरे मेहमान भी वेट कर रहे हैं, उनसे मैं 1-2 शेयर्स ले भी लेता हूँ, पूछ भी लेता हूँ क्या करना चाहिए। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनको अप्रूवल आई है, ये बॉब वर्ल्ड को चला सकते हैं। मयूरेश जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खबर आई है, शेयर का रिएक्शन भी अच्छा है, 2% ऊपर। जैसे मैंने कहा, आई थिंक बढ़िया न्यूज़ है, पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। नतीजे ड्यू है बट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए नतीजों के अंदर। लोन ग्रोथ, एडवांसेस, रिटेल एडवांसेस पर्टिकुलर, निम शुड बी स्टेबल एज वेल एंड नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में शायद ग्रोथ भी अच्छी खासी आए अर्निंग्स के हिसाब से। ईपीएस आरएस रेटिंग ठीक ठाक लग रहा है फ्रॉम मार्केट्स में पर्सपेक्टिव एज वेल, तो ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, 2 मिनट है अभी मार्केट ओपन होने में। हम एक काम करते हैं, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, उसमें फटाफट से स्टॉक्स लेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। रत्नेश भाई बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अंशुल जी आप भी तैयार हो जाएगा, आप दोनों का काम ज़्यादा है। जुबलेंट फूडवर्क, रत्नेश जी आज सुबह सुबह खुलते बाय करूँ या फिर छोड़ूँ? जुबलेंट फूडवर्क खुलते बाय करूँ या छोड़ूँ, जल्दी बताइए। जुबलेंट फूड में मुझे ऐसा लगता है कि खुलते ही बाय करने की कुछ स्ट्रेटजी चार्ट पे दिखाई दे रही है। ठीक है, खुलते बाय कर सकते आप। दूसरा इमामी, अंशुल जी इमामी प्लस कर रहा है खुलते ही? देखिए, इमामी लिमिटेड में ऑलमोस्ट 8-10 डेज की रैली हो चुकी है, तो अब यहाँ से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऊपरी स्तर पे खुल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि जनरली 5 to 8 डेज की मूव के बाद मार्केट में करेक्शन आता है या स्टॉक में करेक्शन आता है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह डिप्स पे रहेगी, करंट मार्केट प्राइस पे अवॉइड रहेगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खुलते प्लस करूं? अंशुल जी आईडीएफसी फर्स्ट खुलते प्लस करूं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खुलते से प्लस करना चाहिए। इसमें 6-7 डेज की डाउन मूव हो चुकी है और सपोर्ट जोन में यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा 75-80 का। 75-80 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर में 79-90 से 81 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, रत्नेश जी अमृतांजन की स्पेलिंग में बताया तो लिखा नहीं जाता, अमृत लिखना AMRUTAN तब आएगा, नहीं तो लोग अमृत लिख देते हैं कई बार। अमृत है ये बंगाली के हिसाब से, है ना? AMRUTAN आ गया होगा अमृतांजन, जरा देख के बताइए क्या करना है इसमें। बिल्कुल डिम्पी जी, इसको प्लस करना चाहिए। मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ शुरू में तब भी रिकमेंड करा हुआ है, इसको बिल्कुल प्लस करना चाहिए। इसमें काफी बड़ा टारगेट है यहाँ पे, इसको अभी जो टारगेट बन सकते हैं वो 800 रुपये तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, जितने हम कोशिश कर पाए उतने सवाल आपके सामने हमने ले लिए। मार्केट खुल रहा है, 70 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी कम है, वजह आपको पता ही है कि थोड़ा पहले भी ज़्यादा टूट चुका है, सपोर्ट पे है। इस 48,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 48,000 माफ़ कीजिए, तो 48,000 के आसपास ही खुल रहा है। आपको अगर निफ्टी में कोई ट्रेड लेना हो तो रिस्क रिवॉर्ड वगैरह ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट हर निशान में खुल रहा है, तो डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी कम, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा, और सेंसेक्स तो हर निशान में है। मिड कैप और स्मॉल कैप को स्टार्टिंग में हम चेक करेंगे, पहले एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाते हैं, ख़राब नहीं है, एडवांस डिक्लाइन बहुत बढ़िया है
1000 शेयर बढ़कर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 400 शेयर है, यानी कि 10:4 का रेशियो के साथ ओपन हुआ है और बैंक निफ्टी खुलते ही हरे निशान में आ गया। और अच्छी बात है कि 48,100 है। देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो बाउंस बैक की जो स्पीड दिखा रहा है ये काफ़ी हैरान करने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत में खुलते HDFC हरे निशान में आया है। मैं एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ कि अगर कुछ 4-5 बड़े शेयर चल जाते हैं तो FIs की होल्डिंग भी मार्केट के अंदर बढ़ेगी, जिसकी बहुत 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 सख्त रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको और कुछ शेयर भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आज मोटा मोटी स्ट्रेंथ आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रही होगी। ये अच्छी चीज़ है कि बैंक निफ्टी ने 48,000 ने केवल बचाया, बल्कि हरे निशान में आके है। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस भी दिखा दो। एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी काफ़ी अच्छा है और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके स्ट्रगल कर रहा है। अब निफ्टी भी हरे निशान की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जो अपॉर्चुनिटी आपको गैप में मिली है, अभिषेक ने हमसे पता किया कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, हमने कहा बिल्कुल ले लो आप, आपके पास रिस्क और कम है तो आपने अगर वो लिया है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट स्टार्टिंग में ही आपका बनना शुरू हो रहा है। देखते हैं अभी दिन भर में और क्या होता है। हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है 1% ऊपर, BPCL, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर हमको अच्छा मोमेंटम आया। हीरो मोटोकॉर्प की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उसके बाद से हमने और तेज़ी इसमें बनती हुई देखी है। कल भी नंबर्स के आने के बाद थोड़ा मूव हुआ था पॉजिटिव इसमें। SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक और बड़े शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। LNT के नंबर्स खराब, 4% नीचे। एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट आधे % के नुकसान के साथ ही फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ थोड़े और बड़े शेयर्स पे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे महेश सर भी कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, खबर पॉजिटिव है। नंबर अच्छे लेके आएंगे तो काम और तेज़ होगा। ये करीब 2.5 से 3% ऊपर आ चुका है। अदानी पावर भी आज ऊपर है। TVS मोटर, BEL, DLF, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ और शेयर्स में अगर मैं दिखाऊँ तो आपको जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान है वो मैरिको के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वोल्टास भी आज वापस से सेकंड डे है जो थोड़ा टूटता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़े अटेम्प्ट को पॉजिटिव करने के, लेकिन बैंक निफ्टी देखते देखते 48,200 के ऊपर है। बहुत अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बैंक निफ्टी को दिक्कत में कह रहे हैं, और मैं खुद भी उसमें से एक हूँ जो बैंक निफ्टी को कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में ज़्यादा है, वो आज अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी के मुकाबले डाइवर्जेंस दिखा के हील कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी, अगर बैंक निफ्टी आज 48,500 के आसपास आ जाए तो ये निफ्टी को ड्रैग करेगा। अभी तक निफ्टी इसका बड़ा भाई बन के काम कर रहा था और ये छोटे भाई का फर्ज आज अदा करता हुआ दिख रहा है। ये बाजार में और गिरावट नहीं आने दे रहा। हालांकि पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट फिर भी जितना है ये भी काबिले तारीफ़ है। वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और करेंगे हम, जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पे और पहले 5 शेयर वो दिखा दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, HUL, इन्फोसिस और TCS। ये स्क्रीन पर अगर आपको दिख जाए कहीं पे और इन सब में मेजॉरिटी में अगर बड़ा दिख जाए तो सोचिएगा बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाएगा और अपने आप को बेस किसी ना किसी का शेयर की हेल्प से बना देगा। आज लास्ट की लेयर में सिर्फ आपको लाल निशान के शेयर्स दिख रहे होंगे। एक तो अर्निंग्स वाला शेयर है LNT, उसको तो भूल ही जाओ, और एक LNT की वेटेज भी है निफ्टी पर। माइंडेड ये भी है कि इसकी वजह से निफ्टी के अंदर आज डाइवर्जेंस काम कर रहा है। अदरवाइज तो निफ्टी बहुत स्पीड से ऊपर आता, ये LNT की वजह से नहीं आ रहा। 5% है और ये शायद मार्केट कैप के हिसाब से तीसरा चौथे नंबर का शेयर बनता है, तो इसलिए भी थोड़ा आपको प्रेशर बन रहा है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये तीनों के तीनों ऑटो कंपनीज ने आज लीडरशिप ले रखी है। कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग अच्छी है। ये हीट मैप आपके सामने हमने रख दिया। छोटे मझोले शेयर्स का इंडाइसिस भी ठीक है। सृष्टि आपको बता रही है उन शेयर्स में हो क्या रहा है। फिर अभिषेक आपके सामने रखेंगे आज के ओपनिंग के सोटे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो आज फॉर अ चेंज दोनों ही इंडेक्स की हरे निशान में शुरुआत हुई है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये होल्ड करते हैं या नहीं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है जहां पे नतीजों के दम पे आप देखिए SKF इंडिया और साथ ही किर्लोस्कर ऑयल, ये NSE 500 के टॉप गेनर्स में शामिल है। दोनों में ही 8 से 9% की तेज़ी है। इसके अलावा कुछ और ऑटो काउंटर्स में भी अच्छा जोश है। शेफलर इंडिया, साथ ही अगर हम बात करें तो दिग्गज कंपनीज में जैसा कि हम देख रहे हैं कि TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प तो अपना दम दिखा ही रहे हैं, बट इसके अलावा देखें तो कई सारे डिफेंस काउंटर्स भी हैं जो कि आज चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि भारत डायनामिक्स में भी हम 1.5% का उछाल देख रहे हैं। अगर गिरने वाले शेयर्स
की बात करें तो वहाँ पे लिस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जी हाँ, जो कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, मुथूट और मनापुरम, यहाँ पे 6 से 9% की गिरावट ज़रूर है। बजाज कंज्यूमर्स भी रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, खबरों के दम पे 4% की यहाँ पे कमजोरी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी आप देख लीजिए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी शिकार हो रहे हैं। ये 1.5 से 2% की यहाँ पे गिरावट है। कुछ और काउंटर्स भी आपके सामने रखना चाहूँगी। देखिए, जीएम ब्रूवरीज यहाँ पे भी एक शायद एडजस्टमेंट हुआ है, इसको लेकर ये स्टॉक एक्शन में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लगभग 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ है, और हिंदुस्तान मोटर्स में भी हम लगातार एक अच्छी अप ट्रेंड देख रहे हैं। आज भी यहाँ पे 5 से 6% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या में मेजरली अगर देखा जाए तो पूरी नज़र अभिषेक गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे ही है। बिल्कुल, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर नज़र है, लेकिन जो बाजार के लिए डिसरप्टर है वो है L&T। 5% की गिरावट है। दरअसल गाइडेंस कमज़ोर दिए थे और ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक ही थे, इनलाइन ही थे, लेकिन कमज़ोर मार्जिन गाइडेंस ये स्टॉक पर हावी हो रहा है। 5% टूटकर 3300 रुपये के आसपास जाकर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। और हीरो मोटो को लेकर जेफरीज की और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई थी, अच्छी रिपोर्ट, बाय की रेटिंग और टारगेट भी ठीक ठाक थे, और हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी पर ये कारोबार कर रहा है। 5650 के टारगेट थे जेफरीज की हीरो मोटो के लिए। इसके अलावा M&M, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर। आज निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स हैं वो सारे के सारे ऑटो स्टॉक से, तो ऑटो स्टॉक से थोड़ा थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी है हल्की गिरावट के साथ 22,276 के आसपास। निफ्टी बैंक ऊपर है, 151 अंकों की मजबूती है। उसके पीछे की वजह यह है कि SBI, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक ये आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि इस शुरुआत के बाद प्री ओपन के मुकाबले थोड़े से रिकवर्ड चाल के बाद बाजार में आपको ट्रेड के मौके कहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। हमारे साथ हैं हमारे 3 एक्सपर्ट, कुणाल फरार, रत्नेश गोयल और अंशुल जैन। शुरुआत कुणाल जी आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? नाउ दो स्टॉक है ओपनिंग में। पहला तो है जोमेटो। एक काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है, एंड जिस हिसाब से कल के दिन का क्लोजिंग हमें मिला है, लाइकली चांसेस है स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे हमें एक मोमेंटम दिखा सकता है। 189 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 199,207। एंड दूसरा जो स्टॉक है टाटा स्टील, एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें कई दिनों से देखने को मिल रही है, एंड आगे जाके ये मोमेंटम और भी एक अच्छे खासे लेवल पे जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है एक मोमेंटम नॉर्थ के टूवर्ड्स मिल सकती है। 163.50 के एसएल के साथ हमें यहाँ पे 163.50 का एसएल लगा के यहाँ पे पोजीशन बनानी है। टारगेट की बात कर ले तो 169 का पहला टारगेट, और वो ब्रेक होता है तो 173 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 शेयर टाटा स्टील 169 और 173 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है, और दूसरा शेयर है SBI जोमेटो का, उसको खरीदने की सलाह है कुणाल जी की तरफ से। जोमेटो हमने देखा था कि 200 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला था, और उसके बाद थोड़ा सा हम एक रेंज में फंसते हुए हमने शेयर को देखा, लेकिन 199 और फिर 207 के टारगेट हैं जोमेटो के लिए, 189 के स्टॉप लॉस के साथ। रत्नेश जी, आपके स्टॉक्स कौन से सर, आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? रहेगा थोड़ा सा मिड कैप से रहेगा पदमजी पेपर में मैं काफी टाइम से कंटिन्यू रिकमेंड भी करते आ रहा हूँ। 80 रुपये से अभी मुझे ऐसा लगता है कि तेजी है, इसमें बरकरार रह सकती है। यहाँ पे 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 105 रुपये टारगेट इसमें आ सकते हैं। एक ही शेयर रत्नेश जी? हाँ बिल्कुल, अभी एक शेयर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा बाजार में ऊपर में थोड़ा सा वो सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अंशु जी के पास चलेंगे। अंशु जी बताइए, आपके शेयर कौन से हैं, एक हैं या 2 हैं, और तेजी वाले ही सौदे हैं या फिर कुछ बिकवाली भी करेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, 3 मिडिल के काउंटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हिंद कॉपर मैंने दिया था, कुणाल जी ने
टाटा स्टील दिया है, अवनी जी जिंदाल स्टील दे गई हैं। तो मेटल्स के बाद जो अगला काउंटर जहाँ पे सेक्टर जहाँ तेजी दिख रही है वो है ऑटोज। टीवीएस मोटर देखें तो 5 दिन में लगभग 1.5 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, और आज के सेशन में हम जो शॉर्ट्स की एंकर वीवैप एवरेज था 2028 उसके ऊपर सीधे गैप अप ओपनिंग दिए हैं। ओपन लो के साथ डे की शुरुआत हुई है। इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चलना चाहिए। ऊपर में 2110 पे एक माइनर रेजिस्टेंस आएगा, वहीं पे स्विंग हाई था 2117 का, तो 2110 2117 के अराउंड एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा। अगर हम उसको पार कर लेते हैं तो 2141 तक का टारगेट ये प्रोबेबली आज से कल के सेशन तक दिखा सकता है। तो टीवीएस मोटर में लॉन्ग करके चलना चाहिए। ठीक है, टीवीएस मोटर में लॉन्ग करने की सलाह है अंशुल जी की तरफ से। 2083 के हम इसमें इस वक्त स्तर देख रहे हैं। 4-4.5% ऊपर नतीजे इसके ठीक ठाक आए थे टीवीएस मोटर के, और उसके चलते शेयर में हम मजबूती देख रहे हैं। तो आज ऑटो स्टॉक्स का डोमिनेंस है। अगर आप वायदा में देखेंगे तो टीवीएस मोटर दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। हीरो मोटो के बाद यहाँ पर हम तेज़ी बनते हुए देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर ज़रा व्यू ले लेते हैं। आईजीएल जरा आप चेक कीजिए कुणाल जी, आईजीएल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है आईजीएल के शेयर की, करीब करीब 3% ऊपर इस वक्त ये कारोबार कर रहा है, और हमने इसमें देखा था कि कल भी बहुत अच्छी मूव थी आईजीएल के शेयर में। वेल, नो डाउट मोमेंटम तो अच्छी है, एंड यहाँ से और भी अच्छी मोमेंटम आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लेटेस्ट अबव 469, अगर 469 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं लेवल बता देता हूँ, 469 के ऊपर ही हम खरीदारी करके चलेंगे। एसएल 444 का होगा, एंड फर्स्ट टारगेट 487 का होगा जो इसका रिसेंट का टॉप है, और जैसे ही 487 क्रॉस होता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है 520 तक की मोमेंटम वन वे दिखा सकता है, यानी यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 11% ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक इटसेल्फ। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है, बट 469 के ऊपर 445 के एसएल के साथ। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन आप दिखाएं एफ एंड वाली प्लेट, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आज शॉर्टिंग खुलते ही वापस से थोड़ी बड़ी है। जो मैं सुबह आपको एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा था वो ठीक तो था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बाजार खुलने के बाद और खुलने से पहले के डाटा में फ़र्क है। आज खुलने से पहले आप देखेंगे कन्विक्शन हाई था, ज़्यादातर लोगों का निफ्टी को लेकर हाई था, लेकिन एग्जैक्टली उससे उल्टा हो रहा है। निफ्टी ही आज वीक है और बैंक निफ्टी आज मजबूत है। और मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो आज ओपनिंग में करके दिखाया है ये काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काबिल तारीफ़ है, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और इसने काफ़ी अच्छे से काम करके दिखाया। एलएनटी की वजह से आज निफ्टी वैसे भी थोड़ा लेगार था, फिर और शेयरों को भी मौका मिल गया, तो एडवांस डिक्लाइन आपके फेवर में नहीं जा रहा। दूसरा पॉइंट है भी, रिलायंस बार बार हरे निशान में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे रुक नहीं पा रहा है। कल मार्केट का टॉप लीडर था। ये जो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट होता है ना, बार बार एक ही शेयर के स्ट्रेंथ के साथ चलते रहना, वो आ नहीं रहा, वो एब्सेंट हो रहा है। एक दिन शेयर आपकी हेल्प करता है, आप अगले दिन उससे उम्मीद बांध लेते हो कि हमारी फिर से हेल्प करेगा, अगले दिन वो गुम हो जाता है, लापता हो जाता है। अब देखो रिलायंस डेज लो आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही। फिर दूसरा इंडिया विक्स पहले 1750 पार नहीं कर रहा था, आज फाइनली 1750 को पार कर रहा है, 2% फिर से विक्स है। और मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ बॉस, जब तक इंडिया विक्स नीचे नहीं आएगा ना, बाजार नहीं चलेगा, नहीं ही चलेगा। आप ऐसा ही समझ लो, भले आप कैसे भी समझ लो, आप उसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी के साथ साथ ना फियर खड़ा कर रहा है। फियर में ना तो कवरिंग हो रही है और ना ही लॉन्ग हो रहा है। हाँ, वैल्यूएशन अच्छी है तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा, कोई टेक्निकल जानता और नहीं जानता वो भी बता देगा बाजार गिरने के बाद, सर अब सस्ता हो गया, थोड़ा खरीद लेना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार नहीं चल रहा, तो उसके पीछे की कुछ एक फाइन ट्यून्स करती हुई चीज़ें हैं, मैं आपके सामने नोटिस करा रहा हूँ। इंडिया विक्स को यहीं पे रोकना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1750-55 के आसपास, कल परसों भी 2 दिन से यहीं रुका हुआ है, इसलिए इसका ज़्यादा नहीं बढ़ाना होना चाहिए। और दूसरा, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत और है। आज निफ्टी को, एलएनटी को छोड़ के थोड़े और शेयर्स को आगे आना पड़ेगा, जो अभी तो एब्सेंट दिख रहे हैं। ये कुछ एक पॉइंट्स है जो मेरे को आपको नोटिस कराने थे। वोडाफोन आइडिया आ गया 13 रुपये का, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस पे कुणाल परार? 13 रुपये पे लेने पे, या फिर जिनके पास पड़ा है होल्ड रखे ना, ये पूरा एक क्वार्टर रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 13 रुपये पे है, मैं यहाँ तक कहूँगा डिम्पी जी
नो डाउट आपका भी थप्पा लग गया है, आपने बोला बात खत्म। लेकिन मैं यहाँ पे और बोलूंगा, खरीदारी करके चलने का मौका है, पोजिशनल लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे में 11 रुपये 90 पैसे का हम यहाँ पे एसएल भी मेंटेन करके चल सकते हैं। 14.50 का तो पहला टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। लेकिन आप क्वार्टर की बात करते हो तो क्वार्टर में मुझे वापस लग रहा है 17 से 18 रुपए की मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। 17 से 18 रुपये तक आ सकता है क्वार्टर के अंदर। और ये कल जब ब्लॉक लगा था ना, तभी से समझ में आ रहा था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको मीन एवरेजेस भी एक बताई थी कि भाई 11 पे एफपीओ आया, 13 उस दिन प्राइस था, 13 और 11 का सम अप निकालोगे करीब 12 सवा 12 रुपये का बनता है। वहीं पे किसी ने ब्लॉक डाल दिया और उसके बाद से शेयर को ऊपर कर दिया। कल भी डेज हाई पे बंद हुआ, आज भी ओपनिंग में ख़राब नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दिस के निफ्टी का ही पार्ट है, बैंकिंग काउंटर नहीं है ये। उसके बावजूद भी अभी 1 से 1.5% ऊपर है। थोड़ा पोजिशनली रखने वाला शेयर है। आप और डाटा चेक करना चाहें तो जाके वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आते हैं कुछ एक और शेयर्स पे। एक शेयर है जिलेट इंडिया, छोड़ देते हैं, 7,000 का शेयर है, हम तो हमसे देखा ही नहीं पाया। टिमकेन इंडिया, कई बार मैं इस शेयर के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अंशुल जी आपको तो याद ही होगा ना, टिमकेन इंडिया 3-3.5% ऊपर है, 3500 का शेयर है। शेयर आपसे ही बात हुई होगी मेरी, जरा देख के बताएंगे आज और चल सकता है क्या? देखिए डिम्पी जी, लास्ट टाइम जब इस स्टॉक में बात हुई थी तब ये अपने मन शायद अंशुल से भी बात नहीं हो पाएगी। आवाज़ आ रही है? नहीं, अंशुल से भी बात नहीं हो पाएगी। जैसे उनसे बात होते वापस काम करेंगे, हो सकता है फ्रीज हो गया उनका फ्रेम। एक बार मैं टिमकेन का आपको शेयर दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिखा पाएंगे आप? टिमकेन का एक शेयर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम जरा रत्नेश सही से ले लेंगे कॉल एक। रत्नेश जी एक बार जरा आप चेक करना टिमकेन का, जब तक मैं अपनी स्क्रीन से शेयर दिखाता हूँ। ये बहुत बढ़िया वाले एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे भी आ गया, बट जो पुल बैक आया ना, पुल बैक यहाँ के रुक ना जाए, बस मेरे को एक डाउट है। एक बार जरा मेरी स्क्रीन लेके आइए तो थोड़ा आपको और मैं क्लियर कर देता हूँ मैं किस जगह की बात बोल रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन पर नोटिस करवाता हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और इससे पहले का एक पुल बैक है, ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। ठीक, और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस होगा, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, यहाँ का रेजिस्टेंस है। ये पार हो जाएगा सर, यहीं पे आके दम तो नहीं तोड़ देगा टिमकेन? जिनके पास है स्ट्रॉन्ग पुल बैक एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन सामने रेजिस्टेंस है सर। नहीं डिम्पी जी, बिल्कुल आपने सही गेस करा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सप्लाई है 3600 रुपए के आस रेंज में। तो अगर किसी ने नीचे से ले रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार थोड़ा तो जरूर मुनाफा बांधना चाहिए अपना, क्योंकि जो नई तेजी हो, जो बड़ी अब तेजी आएगी 3600 रुपए के ऊपर क्लोज देगा तो बिल्कुल एक अच्छी तेजी भी 4000 रुपए तक के लिए आ सकती। तो यहाँ पे जरूर जिन्होंने नीचे लिया है करेक्शन में, उनको जरूर एक बार छोटा अपना कुछ पार्शली मुनाफा बांध के स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस में लगाने की सलाह दूंगा यहाँ पे 3370 रुपए का, और वो स्टॉप लॉस से पार्शली मुनाफा बांध के इसको ट्रेल करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेल कर सकते हैं। पर इस बीच अगर हम देखें तो क्लियरली आज टू व्हीलर पैक काफ़ी जोश में है। नतीजों के दम पे हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस में हम एक्शन देख ही रहे हैं। पर रत्नेश, अब धीरे धीरे करके बजाज ऑटो में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजे इसके ऑलरेडी आ गए थे, अच्छे ही नतीजे थे, बट क्या ये पूरे सेक्टर में जिस तरीके का मूवमेंट और रुझान हमें दिख रहा है, क्या बजाज ऑटो में इन स्तरों पर कोई ट्रेड बनता है? बजाज ऑटो में आप देखें काफी तेजी का हो चुकी, थोड़ा चार्ट पे स्ट्रेच है, पर हाँ इंट्राडे शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए जरूर एक थोड़ा सा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी 8880, और उसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 9010-20 तक के बन सकते हैं, बट प्योरली शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिहाज से आप देख सकते हैं। रत्नेश, एक बार अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिर से रिपीट कर सकते हैं? स्टॉप लॉस 8880 का जो टारगेट मैंने बताया है वो जो रहेंगे 90309050। 9050 यानी मौजूदा स्तर से लगभग 100 रुपए के ऊपर के टारगेट्स और 8800 का शायद स्टॉप लॉस है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल तो फिलहाल इस पे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा भारत फोर्ज, यहाँ पे भी फिर से एक एक्शन देख रहे हैं हम। कल भी इसमें 15% की तेज़ी थी, आज फिर करीब 1.5% ऊपर है। कुणाल, एक बार इस पे अपनी राय दीजिए, कहाँ तक जा सकता है भारत फोर्ज? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें स्टॉक में देखने को मिली है, एंड कल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम स्टॉक ने दिखाई है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल स्टॉक दिखा सकता है, जिस हिसाब से
आने वाले दिनों का अगर मैं प्रोजेक्शन प्लॉट करता हूँ उसके बेस पे ना, नई नई खरीदारी करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर ये स्टॉक वीकली चार्ट पे 1440 के ऊपर सस्टेन होता है तो वन में ऊपर में 1660 और 1660 जैसे ही क्रॉस होता है, ऊपर में 1830 तक का लेवल ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। सो एक बुलिश व्यू ही मेंटेन करूंगा, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए है, होल्ड करके चलिए। नई खरीदारी के मौके नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी है वही बने रहें। पर इस बीच आप देखें निफ्टी बैंक में ही आज ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस बीच हम देखें तो एसबीआई, हालांकि यहाँ पे नतीजे ड्यू हैं पर फिर भी आधा % की जो अपनी तेज़ी है वो होल्ड कर रहे हैं। एक बार रत्नेश, इसके लिए भी लेवल्स आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे जितने भी पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स थे वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। हालांकि कैनरा बैंक की न्यूज़ के चलते जो है उस पर इम्पैक्ट ज़रूर दिखा, पर एसबीआई कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बायस रख सकते हैं? एसबीआई में बिल्कुल आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे तेजी में करेक्शन हुआ था और अपने ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस से चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी कुछ तेजी करी जा सकती है, क्योंकि 790 795 पे काफी अच्छा है यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो ये स्टॉप लॉस से तेजी करी जा सकती है। जो वापस टारगेट इसके बनते हैं 840 860 ये टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, ये राय आपके लिए बैंकिंग स्टॉक्स पर। बाजार में अगर हम देखें तो इस वक्त 40 अंक कमज़ोर है निफ्टी और हल्की सी रिकवरी की कोशिश दिखा रहा है एल&टी का शेयर। 5.25% नीचे था, अब जो गिरावट रह गई है 3.5% के आसपास की रह गई है। अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो आज आपको पॉजिटिव साइड पर दिखेगी। 1170 शेयर इस वक्त हरे निशान में हो, इसके मुकाबले 923 शेयर लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंसिंग वाले जो शेयर्स हैं, मुथूट और मणप्पुरम, वहां पर आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल आरबीआई ने कैश डिसबर्समेंट लिमिट के पालन करने को कहा है, यानी कि 20,000 के रुपए की जो लिमिट है कैश में जो लोन बांटने की, कहा कि ये नियम पहले से था। अब आरबीआई ने कहा कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए और ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि निवेशक निराश हो रहे हैं और शेयर में बिकवाली हो रही है। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, ज्यादा डिटेल के साथ। अंकुर बताइए, आरबीआई ने क्या कहा है ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को? ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग नियम थे, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम है, उनका कड़ाई से पालन करें। अब ऐसा क्यों बोला गया है? आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गोल्ड लोन कंपनियों की रिव्यू किया था और उनमें से एक के खिलाफ ऑर्डर भी किया था। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन में नए कस्टमर्स जोड़ने को मना किया था और कारण क्या था कि अनियमितता थी। गोल्ड लोन आप कैसे बांट रहे हैं, आप किस तरीके से कैश में लोन बांट रहे हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें थी उन्होंने एक गोल्ड लोन कंपनी में पाई हैं। अब एहतियात के तौर पर बाकी जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनको एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में बोला गया है कि जो आईटी एक्ट के तहत नियम है, यानी कि 20,000 रुपए तक की कैश लिमिट है, इससे ज्यादा का आप कैश डिसबर्सल नहीं कर सकते। इनफैक्ट नियम ये भी है कि यही जो लिमिट है वो अगर आप रिकवरी करते हैं तो इससे ज्यादा कैश में रिकवरी भी नहीं हो सकती। ये दोनों तरफ लागू होता है, लेकिन फिलहाल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि कैश में लोन डिसबर्सल पे जो 20,000 रुपए की लिमिट है उसका कड़ाई से पालन करें। बिल्कुल, तो ये सख्ती है, ये नियम पहले से था, बस आरबीआई ने फिर से रीइटरेट कर दिया है कि इसमें कोई ढिलाई न बरती जाए और इसका सख्ती से पालन किया जाए। कैश में 20,000 रुपये से ज़्यादा के लोन डिसबर्स ना किए जाएं, ये लिमिट थी पहले भी, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आप देखिए मणप्पुरम हो या फिर मुथूट हो, दोनों के दोनों शेयर ये 4.5% 5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये गिरावट मौका है, ये ज़रा समझते हैं। आप ज़रा बताइए अंशुल जी, मणप्पुरम या फिर मुथूट, दोनों आप चेक कर लीजिए, क्या करें इस गिरावट पर? आप कहां पर सपोर्ट देख रहे हैं दोनों स्टॉक्स के लिए? देखिए अभिषेक जी, एक अपडेट से शुरू कर दूंगा।
टीवीएस मोटर ओपनिंग ट्रेड में दिया था 2110 2117 का टारगेट, 2118 का हाई लग गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड में 2118 2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 2140 और 2170 के टारगेट से फ्रेश बाई किया जा सकता है। दूसरा, मुथूट में एक 17 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1506 के लेवल पे, जहां से रैली लेते हुए ये 1700 तक गया था, और करंट जो पुल बैक है ये उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि खराब न्यूज के साथ टेस्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन देखें तो अब तक जो प्राइस एक्शन बना है वो नीचे से सपोर्ट जोन को रिजेक्ट किया है, तो मोस्ट लाइकली जो गैप है आज ये फिल हो सकता है। 1650 तक की अपसाइड मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 1540 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और जो गैप है ये फिल होता हुआ दिखेगा 1640 तक। मन्नापुरम का चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है क्योंकि पीछे से रैली भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मन्नापुरम में अवॉइड सजेस्ट करूंगा। मुथूट फाइनेंस में जरूर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में बाइंग कर सकते हैं, मणापुरम को अवॉइड कीजिए, लेकिन ये गिरावट और निश्चित तौर पर सेंटिमेंट थोड़े से हर्ट ज़रूर होते हैं और वो असर हम देख भी रहे हैं दोनों को दोनों स्टॉक्स पर। कुछ और स्टॉक्स पर ज़रा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे में जुपिटर वैगन अच्छे से चल रहा है, करीब करीब 7% की तेज़ी अब हो गई जुपिटर वैगन में। जुपिटर वैगन इसको आप ज़रा रत्नेश जी चेक कीजिए, 441 का भाव। जुपिटर वैगन कितनी मजबूती आप देखेंगे इसमें? जुपिटर वैगन में देखिए काफी लंबे कंसोलिडेशन में आज ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छा इसमें एक वॉल्यूम एक्टिविटी काफी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो तेजी है ये नई तेजी चालू हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी करी जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे कोई मिड टर्म का व्यू लेना चाहे तो यहाँ पे 415 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 500 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जुपिटर वैगन्स को लेकर ये व्यू है। 9% ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक ज़रा राय चाहेंगे आपसे यूनो मिंडा को लेकर। बहुत तेज़ी नहीं है, 2% ऊपर फिर भी ये शेयर कारोबार कर रहा है। यूनो मिंडा में क्या करें, इस पर आप व्यू दीजिए अंशुल जी। देखिए अभिषेक जी, यूनो मिंडा में एक मंथली चार्ट पे बेहतरीन ब्रेकआउट आया था, लगभग 27 महीने का बेस ब्रेकआउट था एट 700 ऑड लेवल्स, जिसका टारगेट 1100 रुपए निकल के आ रहा है। और वीकली चार्ट पे आए तो 5 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग है अराउंड 734। तो ये स्टॉक अपने फैग एंड पे है कॉन्ट्रैक्शन के, यहाँ से इसमें बड़ी तेजी डेवलप होनी चाहिए। पहला बेयर मिनिमम टारगेट 850 का रहेगा और ओवरऑल ये 1100 तक जा रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए 850 के टारगेट के साथ। देखिए शुरुआत में जो डाटा बन रहा है मार्केट का वो अच्छा नहीं है। पहला बात तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बता देता हूँ, थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी, या मैं भी जैसे चेक करता हूँ तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कितने शेयर कितने लोग इसको नीचे कर रहे हैं, कितने लोग ऊपर, वैसे वाला डाटा है। करीब 600 लोग नीचे निफ्टी की तरफ धकेल रहे हैं और एक भी 400 लोग ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो आपको ये बात साफ पता लग रही होगी कि निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ धक्का देने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी में, उसके भी नंबर्स आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर नहीं दिखा पाता किसी वजह से। उसमें करीब 46 लोग ऐसे हैं जो नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं और करीब 36 लोग ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ बाजार को लेके जाना चाहते हैं। डाटा बैंक निफ्टी का भी खराब हुआ है, नहीं तो जो लीडरशिप मिली थी ना ये उसको कंटिन्यू कर सकता था और एक तोड़ फोड़ मचा सकता था 48,500 तक की। ये देखता नहीं बॉस, मैं आपको बताता हूँ 17.5 का विक्स बैंक निफ्टी को देखने नहीं देता, आपको उड़ा के ले जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती डाटा उतना स्ट्रांग नहीं बना, एक राउंड की बाइंग आई उसके बाद फिर से फिजल आउट हो रही है और ख़त्म हो रही है। यही प्रॉब्लम है कि आपके कुछ ना ही बड़े शेयर्स ना ही एल&टी के गिरावट से बहुत अच्छी रिकवरी होने पर भी शुरुआत अच्छी नहीं हो मानी जा रही है। वो इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि डाटा खुलने के बाद का उतना स्ट्रांग नहीं बना। लेकिन एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, वो शेयर मेरी लिस्ट में रहता है और मैंने आपको कई बार मौके पे दिलवाया है और मैं उसके लिए थोड़ा अंशुल जैन का थैंक यू भी करूँगा। अंशुल से हम हमेशा कॉन्सिडेंटली ऐसा होता है कि मैं जब वो शेयर पूछ रहा होता हूँ अंशुल मेरे सामने होते हैं। अंशुल उस शेयर का नाम है SBC एक्सपोर्ट्स। मैंने कई बार इस शेयर आपको नोटिस करवाया होगा और आपसे पूछा भी, आज ये 27 रुपये का हो गया शेयर।
हमने आपको ये शेयर बताया था 22 रुपये का, 22 से 27, 5 रुपये एथिकली देखा जाए तो 25% का रिटर्न आपके पास आया है। और ये तब मैं बता रहा हूँ जब बाजार कमज़ोर हो रहा था, उसके बाद का। ये मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे अप्रैल के बाद जो मोमेंटम आया वो अभी भी इसके अंदर मेंटेन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगती है इस चार्ट के अंदर वो ये है कि 50 दिन के एवरेज को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। आप देखोगे ये 50, एक बार 200 दिनों के एवरेज को उसने टेस्ट किया है पिछले 1.5 साल में, नहीं तो 50 डेज के एवरेज यानी कि इस ब्लू लाइन के भी नीचे नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है ये पुल बैक है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक इसको कहीं भी 32 तक वापस लेके जा सकता है। अंशुल एक बार जरा चेक करना, बेस बनता हुआ वापस से नजर आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि 32 तक ये ड्रैग कर जाएगा ऊपर। देखिए डिम्पी जी, जो फैग एंड पे आपने जो यू शेप की लाइन मारी है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये डेली चार्ट पे एक 60 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। और कप थोड़ा सा डीप था, लेकिन अगर हैंडल की बात करें तो एक्सट्रीमली टाइट रेंज में हैंडल बना है, केवल 8% था। और पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देखूं तो केवल 3% की रेंज में चल रहा है। प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है, इसको बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। यूनो मिंडा जैसा ये एकदम टाइट है। स्टॉप लॉस इसमें 26 रुपए का बनेगा और स्विंग हाई जो है 31 और उसके ऊपर 34, ये रेंज में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, वहां जाके एक बार स्टॉक रुकेगा। लेकिन जैसे ही 34 का ये ऑल टाइम हाई अपना निकालेगा, स्टॉक में 39 तक की रैली बनेगी। तो खोने के लिए 1-1.5 रुपए है, पाने के लिए 12-13 रुपए का अपमूव है। तो बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एकदम बेहतरीन ट्रेड बन रहा है, इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई कर लेना चाहिए। एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये छोटा शेयर है तो वॉल्यूम नहीं है। आप ऊपर ना वॉल्यूम देखिए, करीब 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम अभी आपको स्क्रीन पर खड़ा हुआ है और देखते ही देखते शेयर में करीब 1.5% तक का इजाफा है। ये ऊपर जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं ना, ये वॉल्यूम इसी के अंदर है। तो शेयर के अंदर वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर अच्छा, स्ट्रेंथ अच्छी और शेयर आपको मोमेंटम में बनता हुआ दिख रहा होगा। खैर हम आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयर एक बार जरा चेक कर लेते हैं। कुणाल परार काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक शेयर जरा पता कर लेता हूं, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। कुणाल जी, मैं जरा एक डेरिवेटिव शेयर पे वापस आ रहा हूं और एक छोटी सी एक लॉन्ग पोजीशंस के साथ वापस आ रहा हूं। आप जरा उसको देखिएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स, आज किसी के था एक ट्रेड चंबल फर्टिलाइजर, शायद मेरे को लगता है रत्नेश जी का था। रत्नेश जी तो चलो ठीक है, वो तो हाँ बोलेंगे ही। एक बार आप भी जरा चेक कर लो आप सर, चंबल फर्टिलाइजर आपको ठीक लग रहा है कुणाल जी? डेफिनेटली डिम्पी जी, बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है। ब्रेकआउट भी 405 406 के अराउंड देखने को मिल चुका है। खरीदारी करके चलने का ही मेरा व्यू है। फिलहाल 412 का लेवल है, खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे जो हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 400 का ही है। इमीडिएट टारगेट 421 का है, जो इसका रिसेंट का जो हेड एंड शोल्डर बनाया था उसका नेकलाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है 421। और जैसे ही 421 क्रॉस होता है डिम्पी जी, हो सकता है कि आज के ही दिन में 436 तक का भी लेवल दिखा सके, यानी कि 5 to 6% की मोमेंटम हो सकता है कि आज के दिन में ही ये स्टॉक हमें दिखा दे। खरीदारी करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 400। ठीक है, एक शेयर मैं आपको बता देता हूँ, फिर मेरे साथ हमारे ऑप्शंस के चैंपियन भी जुड़ रहे हैं, नीलेश जैन, उनसे हम जरा करेंगे बात। रतन पावर इंडिया आज ये फिर से सर्किट पे लगा है, 11 रुपये 40 पैसे का हो गया शेयर। और आज मैं सुबह ही फिर से उनसे बातचीत कर रहा था बसीन साहब से, तो उन्होंने कहा 18 से पहले बेचना नहीं। रतन इंडिया पे फिर से सर्किट है, 5% का खोलते लग गया। और मेरा ऐसा मानना है कि सर्किट की ही वजह से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, शेयर ड्रैग करता जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, 12-13 कुछ एक दिनों में हो जाए। ये एक महीने का चार्ट 25%, हफ्ते का दिखाओ, एक वीक का दिखाओ आप चार्ट, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बैक टू बैक एक वीक से नॉन स्टॉप इसमें सर्किट लग रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन ढूंढा है आपने? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और जो स्टॉक रडार पर आया है वो है सन टीवी। लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और एक कंसोलिडेशन से बड़े ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी हो रही है। हम क्लेम करके चल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे 665 के ऊपर ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल पर 660 एट द मनी का कॉल ऑप्शन, जो कि जिसके प्राइस में थोड़ा अपडेट है, अभी फिलहाल 24 और 25 रुपए के रेंज में चल रहा है। तो इन लेवलों पर इसे खरीदने की सलाह होगी।
एंड ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 32 रुपए का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 35 रुपए का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक मिनटों में थोड़ी सी डिप मिली है, तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे हो चुके हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 21 रुपए का एंड करंटली 25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 6000 इन टर्म ऑफ रुपीज का रिस्क बनता हुआ नजर आएगा एंड रिवॉर्ड अप टू 12,000 तक के बनते हुए नजर आएंगे। 35 रुपीज का सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 21 का है और करंट लेवल पर 660 का सन टीवी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है निलेश भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 660 के वाली कॉल है। देखो आप ना 4-5 दिन से जो नोटिस कर रहे होगे, खासकर हमारा जो भी एक्सपर्ट आ रहा है ना, वो सीधा सीधा स्टॉक की ही बता रहा है। मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से किसी ने भी इंडेक्स की कॉल नहीं दी हमको। ठीक है 4-5 दिनों से बाजार टूटा, कहने को पुट भी दे सकते थे, लेकिन जो सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन के साथ बाजार तोड़ रहा है और ज़्यादातर लोगों के मन में अभी भी ये बात बैठी हुई है कि बाजार पुल बैक मारेगा, वो सिर्फ इंडिया विक्स उसको रोके जा रहा है। इंडिया विक्स एक तरह का बीपी है जो कि थोड़ा हाई है। लो और हाई बीपी दोनों खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा हाई बीपी है, इसको नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर आप देखो मार्केट लगाएगा चौका छक्का। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो नहीं ही होता। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक बेनिफिट लो और सन टीवी की 660 वाली कॉल का बेनिफिट उठाओ। 24-25 रुपये में मिल जाएगी। 32 रुपये 35 रुपये तक का टारगेट है। 22 का स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, 1:2 का 12,000 और 6,000 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है। का रुख करेंगे और JSW एनर्जी ने चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे जारी किए हैं। आप स्टॉक पे भी रिएक्शन देख रहे होंगे, पर इस बार नतीजों में इनके मुनाफे में 22% और मार्जिन्स में 15% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आइए नतीजों पर और बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या कुछ खास रहा इस बार के नतीजों में और आने वाले समय में क्या कुछ आउटलुक है। और इन सभी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO शरद महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 2024 में अगर हम आपके नंबर्स देखें तो उसको सहारा मिलता हुआ नजर आया था आपकी बढ़ती मर्चेंट सेल्स के चलते। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में भी क्या इस मोमेंटम की उम्मीद रखें, उसको लेकर क्या आउटलुक है, सबसे पहले वो बताइए। अभी जिस तरह से डिमांड ग्रो कर रही है, अगर हम देखें लास्ट ईयर जैसे 7.5%, 7.5% का डिमांड ग्रोथ था और अप्रैल में हमने देखा कि डिमांड ग्रोथ 11% था। और जिस तरह से हम समर्स और वेदर देख रहे हैं, डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि अच्छी रहेगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी रोबस्ट डिमांड ग्रोथ इन द करेंट ईयर ऑल्सो। और इसमें ड्रिवन बाय वेदर प्लस जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से अगर हम व्हाइट गुड्स देखें, सेल का हमने अप्रैल का नंबर देखा, तो सबसे हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये डिमांड ग्रोथ इस साल भी कंटिन्यू रहेगा, हेल्दी डिमांड ग्रोथ। और उसमें अपॉर्चुनिटी है मर्चेंट सेल में। और हमारी जो एक 15% कैपेसिटी जो ओपन कैपेसिटी है वो हम मर्चेंट में और बायलैटरल ट्रेड में शॉर्ट टर्म में हम सेल करते हैं और वो हम करेंगे आगे भी। ठीक है शरद जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। और सर आपके जो कैपेक्स प्लान की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स प्लान है FY25 के लिए। लेकिन अगर हम कमिश्निंग की बात करें तो बताइए कि अगले 12 महीने के लिए आपके पाइपलाइन में क्या है, क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? नहीं, अभी अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो उससे पहले अगर हम देखें जो अभी हमने साल एंड किया है, हमारी टोटल कैपेसिटी 7.28 गीगावाट की है। और हमने कुछ समय पहले बोला था कि हम FY25 में 2024-25 एंड तक 10 गीगावाट कैपेसिटी कमीशन कर देंगे। हम उस पर फुल ट्रैक पे हैं और हम लोग पूरा श्योर हैं कि हमारा 10 गीगावाट कैपेसिटी क्रॉस हो जाएगा करेंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे खास चर्चा करने के लिए भी। पर चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और बाज़ारों का अगर हम एक बार हाल देखें तो निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है। अभी फ़िलहाल लगभग 44 अंकों की ही तेज़ी है। वहीं निफ्टी 50 लाल निशान में 80 अंकों की कमज़ोरी दिखा रहा है। इस बीच LNT के स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट डे हाई पे आ चुका है LNT। अंशुल, एक बार LNT का चार्ट चेक दीजिए क्योंकि यहाँ पे निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे थोड़ा और मोमेंटम आ सकता है LNT के स्टॉक में?
देखिए सृष्टि जी, एलएनटी में लगभग 21 महीने में 167% की रैली थी और ये सेकेंड मंथ ऑफ करेक्शन है, तो प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन डीपन करेगा। हालांकि डेली चार्ट पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, 7-8 दिन से डाउन मूव थी और गैप डाउन खुला था, इसलिए पुल बैक आ रहा है। पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है 34.10 से लेके 34.28 के बीच तक, बट वहां पे निकल जाना चाहिए क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन डीपर लग रहा है। 3200 3180 के लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है, तो रैलीज पे निकलना चाहिए। थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे डिप आएगा, तब अगर रिजेक्शन बनता है तो बाय देखेंगे। फिलहाल के लिए 3420 3428 के अराउंड एग्जिट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल एलएनटी पे तो कोई राय नहीं है, पर इस बीच जैसे कि हम दिखा रहे थे कि ऑटोज़ में अच्छी तेज़ी है। बजाज ऑटो 2% की तेज़ी थी उस समय, अभी 2.25% का उछाल है और इसी लिस्ट में अब शामिल हो चुका है M&M, यहाँ पे भी 3% तेज़ी है। आयशर मोटर्स 1.7% तेज़ है। इंटरेस्टिंगली निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में से जो टॉप 6 नाम हैं वो ऑटोज़ के ही हैं, तो ऑटोज़ में आज ज़बरदस्त एक्शन है सभी खेमों में। पर